ऑल राइट, सो आज हम लोग अपने एयर नेविगेशन का स्टार्ट कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले सबको बताया है कि इन एयर नेविगेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ सब्जेक्ट जिसमें हम लोग प्लेन को फ्लाई करना सीखते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट गेटिंग लॉस्ट, विथ प्रॉपर नॉलेज ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट कि उसको किस तरीके से हाउ वी कैन यूटिलाइज सो दैट कि हम लोग अपने ट्रैक से डाइवर्ट ना हो सके। एक जगह से अगर हमें दूसरे जगह जाना है तो प्रॉपरली वी कैन नेविगेट विदाउट गेटिंग लॉस्ट बाय यूजिंग एट लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिसमें हमें कम से कम समय लगे, हम लोग उसको कैसे पॉसिबल करेंगे, वो भी इस सब्जेक्ट में हम लोग सीखने वाले हैं। एंड अल्टीमेटली व्हेन यू आर लर्निंग कि किस तरीके से आप टाइम बचा रहे हो, तो अल्टीमेटली टाइम कम्स विद द कॉस्ट दैट यू आर सेविंग द पेट्रोल, यू आर सेविंग द फ्यूल, एफ गैस फ्यूल। तो अल्टीमेटली यू आर सेविंग द एयरलाइंस मनी। वही चीज को हम लोग इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट एयर नेविगेशन, मैंने पहले भी बताया था सबको कि एयर नेविगेशन को हम लोग इन टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे होंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला कंटेंट होगा जनरल नैव, जो कि आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा रेडियो नैव स्टार्ट होगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट नैव आएगा, देन वी विल गो फर्दर विद द फ्लाइट प्लानिंग, मास एंड बैलेंस एंड परफॉर्मेंस। मैंने नेविगेशन को क्या किया है आप लोगों के लिए कि नेविगेशन को बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड कर दिया है, जस्ट बिकॉज नेविगेशन जो है वो और ज्यादा आसान लगे और हर एक पार्ट को आप लोग प्रॉपर इंपॉर्टेंस दे पाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल स्ट्रॉन्ग है मेरा तो मैं इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। दैट इज नॉट हाउ द थिंग्स आर गोना वर्क। अगर if you want to clear your paper in one attempt and you want to have the proper concept, तो each and every particular field is important and the classes are not only for passing the DGCA papers। ये पूरा चीज थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द ट्रेनिंग करियर आपका काम आने वाला है, थ्रू आउट द एयरलाइन इंटरव्यूज एंड ऑल काम आने वाला है। अभी रिसेंट के अगर इंटरव्यूज से आप गो थ्रू किए होगे तो आप एक नए टॉपिक पे आए होगे कि एयरलाइंस आजकल परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब क्वेश्चंस पूछते थे, बट इससे ये पता चल रहा है कि आपके बेसिक्स हर डिपार्टमेंट में अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जेन नैव अच्छे करके रखे हो, रेडियो नैव अच्छे करके रखे हो, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अबाउट दिस एयर नेविगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम लोग टाइम टू टाइम अच्छे तरीके से विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट, विथ ऑल द न्यूमेरिकल थिंग, जितना भी चीज है प्रैक्टिकल भी सीख रहे होंगे, और जो हमारा बुकिश थियोरेटिकल नॉलेज है, ये दोनों चीज सीख रहे होंगे। नेविगेशन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बता देते हैं कि क्लास में कभी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कभी भी डाउट आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सिंपली रेज योर हैंड, मैं उसी समय उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। और हमेशा मन में ये चीज आना चाहिए, मैं पहले भी बता रहा हूँ दिस थिंग, कोई भी नया चीज सीख रहे हो, बुकिश लैंग्वेज इज डिफरेंट थिंग, बट व्हाट इज प्रैक्टिकल इन डे टू डे लाइफ, किस तरीके से वो अप्लाई हो रहा है, तो उसी समय पूछना है कि क्या होता है क्या नहीं, और हर चीजों का कॉन्सेप्चुअल मीनिंग भी समझेंगे और डे टू डे लाइफ में जो हमारा एप्लीकेबल है उस चीज को भी हम लोग काइंड ऑफ सीख रहे होंगे। सो ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद जनरल नेविगेशन। और जनरल नेविगेशन में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अर्थ। जिन नैव में हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले अर्थ के बारे में। देखो, अर्थ को समझते क्यों हैं आप जानते हो बहुत अच्छे से, सिंस आप एक प्लेस से दूसरे जगह पे जा रहे हो, तो अर्थ का पूरा जियोग्राफिकल नॉलेज होना एज अ पायलट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि सिंस वी नो अर्थ जो है हमारा वो प्रॉपर एक फ्लैट नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ राउंड शेप, जो कि अभी हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। बट सिंस इफ यू आर हैविंग द प्रॉपर नॉलेज कि आप किस जगह से किस जगह पे जा रहे हो, पिन पॉइंट नॉलेज होना जरूरी है। सिंस यू आर ट्रैवलिंग विद द एयर, आप जो हो बाई रोड नहीं जा रहे हो कि हाँ आपके पास एक अलग ऑप्शंस है। एक बार आप फ्लाइट में हो तो फ्लाइट में जो आपके पास लिमिटेड सोर्स है आप उसी को यूटिलाइज करोगे। दैट्स वाई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कौन सा रास्ता लेंगे, हम लोग अर्थ में ही बेसिकली काइंड ऑफ हमारा पूरा एविएशन लिमिटेड है, तो अर्थ का पूरा जियोग्राफिकल नॉलेज किस तरीके से कहाँ कहाँ के पैरामीटर्स को बांटा गया है, वो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ का नेचर कैसा है, अर्थ का शेप कैसा है, किसी भी पोजीशन को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग अर्थ पे एंगल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोग सीख रहे होंगे। कॉन्सेप्ट वाला भी और न्यूमेरिकल वाला भी, दोनों चीज अभी हम बता रहे होंगे। तो ये है हमारा लेसन वन, लेसन वन का कंटेंट।
और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक से कि क्या हमारा अर्थ जो है एक्चुअल में वो राउंड है या नहीं है। देखो, एक चीज यूनिवर्स में बहुत अच्छे से फॉलो होता है, चाहे किसी भी तरह का शेप ले लो। लेट्स से स्क्वायर को भी ले लेते हैं हम लोग। अब उस स्क्वायर को, बहुत बड़ा स्क्वायर अज्यूम करो अपने माइंड में, और उसको अगर हम लोग बहुत दूर से, बहुत जगह से देखें, तो एक डॉट की तरह रिप्रेजेंट होगा वो। डॉट मीन्स अ काइंड ऑफ अ सर्कल। सिमिलरली ये सेम चीज हमारे अर्थ के साथ भी अप्लाई होता है। अगर अर्थ को भी दूर से देखेंगे तो वो एज अ सर्कल ही अपीयर होगा। बट द क्वेश्चन इज, बचपन से तो हम लोग यही सीखते आ रहे हैं कि हमारा अर्थ सर्कल है। बट द करेक्ट आंसर इज नो। अर्थ हमारा एक प्रॉपर सर्कल नहीं है। आप दूर से देखते हो तो इट अपीयर्स टू बी अ सर्कल। अर्थ इज अ सर्कल एंड अर्थ अपीयर्स टू बी अ सर्कल। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अपीयर्स कहने का मतलब वो उस तरीके से दिख रहा है जब हम लोग दूर से जनरली देखते हैं। दूर से किसी भी चीज को देखो, वो आपको एज अ काइंड ऑफ अ सर्कल ही नजर आने वाला है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ का हमारा एक्चुअल शेप क्या है। और एक्चुअल शेप जो भी है, जो भी हम लोग इसको एक टर्म दिए हैं उस शेप को, वो शेप अर्थ का किस कारण से है। देखो, हम लोग बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ जो है वो काइंड ऑफ रोटेट कर रहा है। सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। फर्दर हम लोग इस चीज के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे जब आगे वाला चैप्टर आएगा, सन। बट कभी भी कोई चीज कभी भी रोटेट करता है ना, तो उसपे दो तरह का फोर्स जनरली लगता है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीप्यूटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जब भी कोई चीज रोटेट करता है तो आपको रोटेशनल मोशन के बाहर की तरफ आपको थ्रो करता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको सर्कल के अंदर की तरफ थ्रो करेगा। डोंट वरी, ये हमारे क्या कहते हैं, चैप्टर का हिस्सा नहीं है, बस इससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। अब समझो कि अर्थ को रोटेट करो। लेट्स सपोज आपने बॉल को धागा बांधा, और धागे के एक एंड से धागे को पूरा नचाना शुरू किया आपने, और बॉल उसके साथ साथ गोल गोल घूम रहा है। जैसे ही आप धागा का एंड छोड़ोगे, बॉल उस सर्कल के बाहर किसी डायरेक्शन में वो थ्रो हो जाएगा। सेम आपका अर्थ रोटेट हो रहा है। अब जिस तरीके से बॉल बाहर की तरफ थ्रो हुआ, लेकिन बॉल पे फोर्स लग रहा था, वो तब तक बॉल बाहर नहीं गया जब तक आपने रस्सी नहीं छोड़ा। फोर्स उस समय भी लग रहा था, लेकिन जिस समय व्हेन यू आपने रस्सी को छोड़ा अपने फिंगर टिप से, बॉल बाहर चला गया क्योंकि उसको रेजिस्ट करने के लिए कोई फोर्स नहीं मिला। सिमिलरली जब अर्थ हमारा सन के चारों तरफ रोटेट करते रहता है तो उस पर भी फोर्स लगते रहता है। इसी वजह से जो हमारा इक्वेटर वाला पोर्शन है, वो कुछ इस तरीके से बल्जिंग आउट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर और इधर इस तरीके से काइंड ऑफ बल्जिंग आउट है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अर्थ जो है दैट अपीयर्स टू बी राउंड व्हेन व्यूड फ्रॉम अ डिस्टेंस, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ राउंड शेप। ये बेसिकली जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इक्वेटर के पास काइंड ऑफ आपका बल्ज आउट हो चुका है। और इसमें इसी के कारण से सी में जो है आपका काइंड ऑफ वेव्स आते रहता है। ऑल्दो आपका मून का भी ग्रेविटी एक रीजन होता है वेव आने का, बट दिस इज ऑल्सो अ रीजन। देन द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के शेप को जानने से पहले लेट्स गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स। टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, इन सब चीजों को थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। सिंस वी लिव इन अ थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजों को जानना जरूरी है। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ में। सबसे पहले सर्कल को समझते हैं, जो कि हमें अर्थ शुरू से अपीयर होता है कि अर्थ इज अ सर्कल। अब अर्थ को हम लोग सर्कल क्यों नहीं कहेंगे, इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट क्या है। देखो, सर्कल बेसिकली क्या है, वो एक तरह का 2D शेप है, ये हमेशा याद रखना। 2D कहने का मतलब होता है टू डायमेंशनल, जो कि फ्लैट है। अब मान लो ये मैंने बनाया अर्थ का शेप, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, ये पूरा दिख रहा है। दिस इज अ सर्कल। लेट्स सपोज देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब वो इंसान यहाँ से चलना शुरू करता है, धीरे धीरे चलेगा चलेगा। एक समय बाद जब वो एंड पे पहुंचेगा तो ही विल फॉल आउट, ही और शी विल फॉल आउट। बट क्या एक्चुअल में अर्थ पे ऐसा होता है? देन द आंसर इज नो। अर्थ तो हमारा राउंड है, कभी भी एक एंड पे जाते हैं तो हम लोग गिरते नहीं है। तो इसका मतलब हमारा अर्थ टू डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि टू डायमेंशनल की चीजें जितनी भी होती है, दोज आर फ्लैट। वो फ्लैट होता है, एकदम फ्लैट शीट ऑफ पेपर की तरह। तो इसीलिए अर्थ को हम लोग सर्कल नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्कल एक 2D शेप को रिप्रेजेंट करता है। टॉकिंग अबाउट सर्कल को अगर 3D में देखें, जैसे हमारे आसपास में कहीं पे ग्लोब रखा होता है, या फिर लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉल है, क्रिकेट बॉल हो गया, टेनिस बॉल हो गया, वो सब एक प्रॉपर एक 3D शेप है, क्योंकि वो राउंड है पूरा। और वो सर्कल भी है।
तो राउंड भी जो हो, सर्कल भी हो, मतलब एक सर्कल विथ 3D, उसको हम लोग एक कॉमन टर्म के साथ बोलते हैं, दैट इज स्फेयर। सो इसीलिए स्फेयर को डिफाइन किया जाता है दैट अ स्फेयर इज अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दैट इज अ राउंड इन शेप। बट द आंसर इज, क्या हमारा अर्थ एक स्फेयर है? स्फेयर कहने का मतलब क्या हो गया? ये सर्कल भी होगा और 3D भी होगा। अभी तो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि अर्थ हमारा एक्चुअल में सर्कल नहीं है। तो द आंसर इज कि अर्थ को हम लोग एक स्फीयर भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्फीयर होने के लिए दो प्रॉपर्टीज होता है। वन इज इट हैज टू बी सर्कल, एंड अनदर थिंग, वन इट हैज टू बी 3D शेप। हमारा अर्थ 3D तो है, बट वो एक सर्कल नहीं है, इसलिए उसको स्फीयर नहीं कहेंगे। आगे आते हैं कुछ अलग शेप में, जो कि काइंड ऑफ अर्थ के तरह दिखता हो, जो कि इस तरीके से काइंड ऑफ यहाँ से और यहाँ से स्क्वेश्ड हो, और ऊपर और नीचे से हल्का सा दबा हुआ हो। जिस तरीके से हाथ में स्पॉन्ज का बॉल हम लोग पकड़ेंगे और ऊपर से अगर हम लोग प्रेस करते हैं ऊपर और नीचे से, तो इधर और इधर बल्ज आउट हो जाना चाहिए। उसी तरह के शेप को हम लोग देखते हैं। एक शेप हमारा निकल के आता है उसी तरीके का, एलिप्स, और एक और आता है ओवल। अब इन दोनों के बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे कि एलिप्स और ओवल होता कैसा है, लेकिन काइंड ऑफ इस तरीके का इलोंगेटेड शेप होता है, जिसमें आपका ये जो बीच वाला पार्ट है ये ज्यादा लंबा होता है एज कॉम्पेयर टू द टॉप एंड द बॉटम पार्ट। बट द एलिप्स इज अ 2D शेप। तो अर्थ को हम लोग एलिप्स भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ तो 3D है। समवट दिखता ऐसा है, बट 3D होना चाहिए। तो एक 3D सरफेस को ले लो और उसको एलिप्स में करो। जिस तरीके से सर्कल को जब हमने 3D बनाया तो वो स्फीयर बना, उसी तरीके से अगर हम लोग एलिप्स को अगर 3D बनाते हैं तो वो एलिप्सॉइड कहलाता है। एंड ellipsoid can be named as the shape of the earth। तो सबसे पहला जो हमने शेप ऑफ द अर्थ के बारे में हमने अभी पढ़ा, दैट इज ellipsoid। ये नाम सबको याद रहेगा? अभी तक कोई डाउट है किसी को? यू कैन रेज योर हैंड। एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड कैसा शेप है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि एलिप्सॉइड एक ऐसा शेप है जो कि हमारा एलिप्स भी है, बट एलिप्स होने के साथ साथ ये कैसा है, ये हमारा थर्ड डायमेंशनल शेप भी है। तो ये एक अर्थ का शेप हो सकता है। साथ ही साथ एलिप्सॉइड की जगह हमने एक प्रॉपर नाम दिया है हमारे अर्थ के शेप को एविएशन में यूज करने के लिए, क्योंकि ये इस तरीके से हर जगह से अपना कंटिन्यूअसली अपना शेप चेंज कर रहा है। आज ऐसा है, आफ्टर 50 ईयर्स, 100 ईयर्स अर्थ का शेप में थोड़ा सा और वेरिएशन आएगा, दैट इज फॉर श्योर। इसीलिए अर्थ के शेप को हम लोग ऑबलेट स्फेरॉइड बोलते हैं। ऑबलेट स्फेरॉइड कहने का मतलब ऊपर और नीचे से आपका कुछ इस तरीके से स्क्वाड रहेगा। तो इसके टोटल आपके अभी तक दो नाम हो गए। एक हो गया ऑबलेट स्फेरॉइड, एक हो गया आपका एलिप्सॉइड। और मैंने बताया कि मोस्टली हम लोग एविएशन में ऑबलेट स्फेरॉइड टर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और नाम है जो कि होता है जियोइड। जियोइड कहने का मतलब ये होता है कि ये प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देयर आर टोटल थ्री नेम्स, जियोइड, ऑबलेट स्फेरॉइड एंड एलिप्सॉइड। बाद बाकी अगर क्वेश्चन आए तो आराम से इन तीनों से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ये तीनों ऑप्शन नहीं मिल सकता है, क्योंकि तीनों अर्थ के शेप को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? ऑप्शन आ रहा है आपका एक स्फेयर, एक आ रहा है आपका एलिप्स, और एक आ रहा है ओबलेट स्फेरॉइड। देन यू हैव द कॉन्सेप्ट कि आपको किसको टिक करना है। ऑल राइट, एनी डाउट्स टिल नाउ? ठीक है, नाइस, No, वेरी sir. गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कुछ आते हैं डिस्क्रिप्टिव डेटा अबाउट अर्थ। डिस्क्रिप्टिव डेटा कहने का मतलब ये होता है कि आपको बेसिक कुछ कुछ चीजों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक क्या है। तो इस चीज में आने से पहले हमें कुछ कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, इसलिए अभी एज ऑफ नाउ इस पेज को स्किप कर रहे हैं। सिंस आई एम स्टार्टिंग योर जनरल नेविगेशन फ्रॉम वेरी बेसिक, फ्रॉम डॉट, तो इसलिए अभी इस चीज को स्किप कर रहे हैं। जब कुछ कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे, इक्वेटर क्या होता है, पोल्स क्या होता है, तब इसमें वापस आएंगे। तब काइंड ऑफ ये वाला पेज यू विल फाइंड इट रिलेटेबल। ऑलराइट, लेट्स कम टू द पोल। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसा दिखता है वो देखेंगे। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू ऑन द वेरी फर्स्ट डे। बुक में जो लिखा हुआ है वो भी, और आप क्या समझते हो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेबल है वो भी। देखो पोल्स के बारे में क्या लिखा गया है।
The poles are defined as the extremities of axis about which the earth spin. हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि हमारा अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, बट वो जिस जगह पे खड़ा भी रहता है उस जगह भी वो काइंड ऑफ हमारा क्या करते रहता है, वो रोटेट करते रहता है। अब अर्थ का शेप यहाँ पे देख सकते हो, वो कुछ इधर से इधर ऐसे आपका कंटिन्यूअसली स्पिन कर रहा है। और वो जो स्पिन कर रहा है जिस एक्सिस पे, ये एक्सिस आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से लंबा बना हुआ है। इसका जो एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज कहने का मतलब एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट ये हो गया और एक एंड पॉइंट ये हो गया। इन दोनों एंड पॉइंट्स को ही हम लोग पोल्स कहते हैं। सो पोल्स आर बेसिकली द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द एक्सिस अबाउट विच द अर्थ स्पिन। ऑलराइट, ये हो गया हमारा पोल। अब देखेंगे ध्यान से तो इसमें दो एक्सट्रीमिटीज है, दो एंड पॉइंट है, एक है इधर, एक है इधर। ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल। इसके बारे में भी अभी हम लोग आ रहे होंगे कि ऊपर वाले को ही नॉर्थ क्यों बोला, नीचे वाले को साउथ क्यों बोला, इस पे भी अभी आएंगे। अभी फिलहाल के लिए ये समझो कि जो ऊपर वाला एंड पॉइंट है हमारे पोल्स का, उसको नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं। एंड वी ऑल नो कि हमारा कुछ अर्थ इस तरीके से रोटेट करते रहता है, अपने जगह पे स्पिन करते रहता है। अब कोई इंसान अगर लेट्स सपोज उसका साइज बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, वो पोल्स के ऊपर खड़ा हो जाता है एकदम यहाँ, और वो देख रहा है कि अर्थ किस तरीके से काइंड ऑफ स्पिन कर रहा है। तो जब हम लोग नॉर्थ पोल के ऊपर जाते हैं ना, तो हमें अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता हुआ नजर आता है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के जगह एग्जाम में एक और टर्म लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज। तो वेन एवर यू आर मेकिंग नोट्स, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डाल के काउंटर क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो। दोनों का मतलब ये है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया, जिस डायरेक्शन में हमारा घड़ी चलता है उसके जस्ट उल्टा। घड़ी कैसे चलता है, तो घड़ी हमारा कुछ इस तरीके से चलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमारा ऐसा डायरेक्शन हो गया जिसको हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो नॉर्थ पोल से हमें हमारा अर्थ कुछ इस तरीके से काइंड ऑफ रोटेट होता हुआ दिखता है। सिमिलरली अगर साउथ पोल में चले जाएंगे तो इसका जस्ट उल्टा हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा काइंड ऑफ रोटेट होता हुआ नजर आएगा। ऑल राइट, ठीक है, क्विक क्वेश्चन का सेशन करते हैं। चलो, किसी को डायरेक्शंस के बारे में आइडिया है, डायरेक्शंस क्या होता है, कोई बताना चाहेगा, रेज योर हैंड। कभी ना कभी डायरेक्शंस के बारे में तो सुना होगा ना कि डायरेक्शन क्या होता है। एनीवन? सर नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उसी को हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं। यस, दैट इज करेक्ट। देखो, अगर हम लोग ऐसा देखें तो बेसिकली क्या होता है कि हमें चार डायरेक्शन दिया गया है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। होता ये था कि जब पहले के जमाने में लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो वो काइंड ऑफ रास्ता बहुत भूलते थे। तो लोग मैप्स वगैरह बनाते थे, लेकिन मैप्स में भी ओरिएंटेशन का दिक्कत होता था कि रेफरेंस किससे ले। जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजीज डेवलप हुआ, कंपास का डेवलपमेंट हुआ, ऐसा पाया गया कि एक पर्टिकुलर मेटल के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको किधर भी घुमा दो तो वो एक डायरेक्शन में पॉइंट करता था। मतलब एक ऐसा मेटल लिया जिसको अगर धागे से हम लोग फ्रीली सस्पेंड करें तो वो एक डायरेक्शन में पॉइंट करता था, जो कि कॉमन है, किधर भी रोटेट कर दे वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता था। तो उससे हमारा काइंड ऑफ डिस्कवरी हुआ अबाउट नॉर्थ, कि हमारा नॉर्थ क्या होता है। तो कंपास हमारा एक डायरेक्शन में पॉइंट करता था जो कि नॉर्थ। और इसी तरीके से इसके जो 90 डिग्री में जो डायरेक्शन आया नॉर्थ के राइट में, इसको नाम दिया गया हमारा ईस्ट। ईस्ट के फर्दर 90 डिग्री में जो डायरेक्शन आया उसको नाम दिया गया हमारा साउथ। और साउथ के जो 90 डिग्री डायरेक्शन में जो आया उसको नाम दिया गया वेस्ट। तो ये इस तरीके से हमारा चार पॉइंट्स बना। ध्यान से समझना, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये चार डायरेक्शन आपके बने कॉमनली, जिसको हमने कहा सबसे पहले नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट आया, ईस्ट के बाद आया साउथ, साउथ के बाद आया वेस्ट। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रॉपर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और इन चारों पॉइंट्स का नाम रखा गया कार्डिनल पॉइंट्स। ये भी याद रहना चाहिए, कार्डिनल पॉइंट्स किसको कहते हैं, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब इससे दिक्कत क्या हुआ, एक चीज कि मान ले कि हमारा एक ऑब्जर्वर है,
वो यहाँ पे खड़ा है इस पॉइंट पे। तो ये अपना पोजीशन क्या बताएगा, मतलब वो नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीच में है, या फिर साउथ और ईस्ट के यहाँ पे है, या फिर साउथ और वेस्ट के यहाँ पे है, या फिर नॉर्थ और वेस्ट के यहाँ पे है। अगर हमारा ऑब्जर्वर ठीक यहाँ रहता तो वो बता सकता था कि हाँ हम ईस्ट में हैं, इस जगह के इस जगह से ईस्ट में है। यहाँ पे अगर रहता तो बताता कि इस जगह के रेफरेंस के हम नॉर्थ में हैं। बट व्हाट अबाउट दीज प्लेसेस, इन सब प्लेसेस का क्या है? तो ये जितने भी प्लेसेस थे जो कि नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीच में आए, साउथ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीच में आए, या फिर साउथ और वेस्ट के एग्जैक्टली बीच में आए, इन सबको कुछ कुछ नाम दिया गया। अब इन्हीं सब नाम को अगर हम लोग देखें जो कि एग्जैक्टली सेंटर में आता है, उसका नाम पड़ा नॉर्थ ईस्ट, इधर से हमारा पड़ा साउथ ईस्ट, इधर से हमारा पड़ा साउथ वेस्ट, और इधर से पड़ा नॉर्थ वेस्ट जो कि एग्जैक्टली बीच में है। और ये जो एग्जैक्टली बीच के जो पॉइंट्स होते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, इनका नाम रखा गया क्वाड्रेंटल पॉइंट, क्वाड्रेंटल पॉइंट्स। लेकिन इससे भी हमारा प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्व नहीं हुआ। लेट्स से हमारा एक ऑब्जर्वर अभी यहाँ पे खड़ा है, तो इसका पोजीशन हम क्या बोलेंगे? ये तो देखिए, अगर इस ऑब्जर्वर का पोजीशन तो ये ईस्ट के तरफ ज्यादा नजदीक है, नॉर्थ से ज्यादा दूर है। तो क्या हम इसको नॉर्थ ईस्ट ईस्ट बोले? ये भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ईस्ट बोलेंगे तो ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसीलिए फर्दर जब डायरेक्शन के बारे में बहुत पढ़ा जा रहा था तो एक सिस्टम के साथ आया गया जो कि हर एक डायरेक्शन को एक्यूरेटली डिफाइन करता है, जिस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग आज के समय भी इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि नॉर्थ को माना गया एज 000 डिग्री, ईस्ट को हमारा माना गया 0900 डिग्री, फिर हमारा जो फर्दर है इसके बाद वो हमारा साउथ को माना गया 180 डिग्रीज, और वेस्ट को माना गया 270 डिग्रीज। सिमिलरली फिर एक हमारा सर्कल पूरा कंप्लीट होगा तो नॉर्थ को ही हम लोग 360 डिग्रीज भी हम लोग कॉमनली कह सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर सर्कल बन रहा है। और हमें भी पता है कि एक प्रॉपर सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है, इसीलिए डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से बांट दिया गया। अब अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा रहे तो उसका प्रॉपर जो एंगल इस तरीके से नॉर्थ से जो बनेगा, लेट्स सपोज ये एंगल उसका बन रहा है काइंड ऑफ 80 डिग्री का, तो इसका एंगल हम लोग 080 डिग्री कह सकते हैं। ये कुछ सेक्साडेसिमल सिस्टम आने के बाद हमारा डायरेक्शन जो है वो एक्यूरेटली डिटरमाइन होने लगा, डिफाइन होने लगा, इसकी प्रॉब्लम काइंड ऑफ एलिमिनेट हो गई। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है सेक्साडेसिमल सिस्टम। और ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि अभी से प्रोफेशनल चीजों का आदत लगाना स्टार्ट करना है। जो चीज अभी से हैबिट बनाओगे वो एट द एंड तक फॉलो करता है इंसान, क्योंकि बाद में चेंज होने में दिक्कत होती है। तो कभी भी अगर हम लोग डायरेक्शन लिख रहे हैं, कोई भी 240 डिग्री 260 डिग्री 320 डिग्री 80 डिग्री 20 डिग्री 1 डिग्री, डायरेक्शन जितने भी हम लोग लिखें उनको हमेशा हम लोग लिखेंगे इन 3 डिजिट्स। ये स्टार्टिंग से ही हैबिट बनाना है। अगर हम बोल रहे हैं 10 डिग्री लिखने के लिए तो उसको लिखेंगे 010 डिग्री। अगर हम बोल रहे हैं 5 डिग्री लिखने के लिए 005 डिग्री। ऑलवेज 3 डिजिट्स में हमारा काइंड ऑफ क्या होगा, हमारा 3 डिजिट में डायरेक्शन होगा। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो ये हमारा हुआ सेक्साडेसिमल सिस्टम। ऑलराइट, लेकिन अर्थ का जो शेप था अभी उस पे आते हैं। अर्थ के शेप के बारे में हमने पढ़ा कि उसको ओबलेट स्फेरॉइड, एलिप्सॉइड या फिर जियोइड कहते हैं, क्योंकि वो एलिप्स है, उसका शेप थोड़ा सा अलग है। बट अर्थ को जब कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी एक पॉइंट से दूसरे जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पे जितना भी कंस्ट्रक्शंस करते हैं, उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक अर्थ को एक स्फेयर अज्यूम करते हैं। स्फेयर कहने का मतलब कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ सर्कल इन 2D शेप। ये भी याद रखना है। इसी पर्टिकुलर स्फेयर के कॉन्सेप्ट पे अभी हम सब चीज को समझा रहे होंगे, और पूरे चीज को अभी हम लोग इन डिटेल अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कभी भी डाउट आए प्लीज रेज योर हैंड, हमेशा क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। चलो ठीक है,
आते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक पे जिसको हम लोग कहेंगे ग्रेट सर्कल। अब देखो, हम पहले भी बोले हैं, दो तरीके से हम लोग नेविगेशन को पढ़ रहे होंगे, एक है बुकिश लैंग्वेज और एक है इसका प्रैक्टिकल मतलब। चलो, लाइंस भी इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब समझ में भी होना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ हमें ये बताया गया कि ग्रेट सर्कल क्या होता है। देखो, ग्रेट सर्कल के बारे में ये लिखा गया है दैट इट इज अ सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ whose center and radius are those of the earth itself। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रेट सर्कल जो है वो अर्थ के सरफेस पे एक और ऐसा सर्कल है, अगर उसको ड्रॉ आप करते हो और अगर उसका सेंटर और उसका रेडियस वही होता है जितना कि अर्थ का होना चाहिए, तो वैसे सर्कल को हम लोग ग्रेट सर्कल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेट मी शो यू अ प्रॉपर डेफिनेशन। लेट्स सपोज ये मैंने एक अर्थ बनाया, ये अर्थ है। अर्थ को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अभी मैंने बोला कि इसको 2D अज्यूम सर्कल अज्यूम करेंगे या फिर स्फीयर अज्यूम करेंगे। अब सर्कल है, इसका सेंटर होगा फॉर श्योर, तो लेट्स अज्यूम कि दिस इज आवर सर्कल। सर्कल का रेडियस होता है, तो लेट अज्यूम कि दिस इज योर रेडियस। ये मैंने एक रेडियस बनाया और ये बनाया मैंने उसका एक सेंटर। अब अर्थ के सरफेस पे हम चाहे तो जितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल इधर ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब इसमें से कौन सा हमारा सर्कल है जो कि हमारा काइंड ऑफ कहेंगे कि उसको हम लोग एक ग्रेट सर्कल कह सकते हैं। तो ग्रेट सर्कल किसी भी सर्कल को कहने के लिए दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। एक तो जो है कि उस सर्कल का सेंटर वही होना चाहिए जो कि अर्थ का सेंटर होता है, और दूसरा उसका रेडियस उतना ही लंबा होना चाहिए जो कि अर्थ के रेडियस के मतलब मैच करना चाहिए। अभी पहले इस छोटे सर्कल को देखते हैं। ऑफ कोर्स इसका सेंटर कहीं यहाँ आ रहा होगा, तो ये तो पहले ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया, तो लेट्स एलिमिनेट दिस, ये हमारा ग्रेट सर्कल नहीं हो सकता है। दूसरे सर्कल को देखते हैं जो कि यहाँ है, इसका भी सेंटर समवेयर यहाँ है, अर्थ का सेंटर है कहीं और, तो ये भी हमारा ग्रेट सर्कल नहीं होगा, इसको भी हम लोग काइंड ऑफ एलिमिनेट करते हैं। अब इस तीसरे सर्कल को ध्यान दो, ये जो तीसरा सर्कल है इसका सेंटर ठीक वही है जहां पे अर्थ का सेंटर होना चाहिए, और अगर इसका भी रेडियस ड्रॉ करें तो इसका भी रेडियस उतना ही है जितना आपका अर्थ का रेडियस होता है। तो ऐसे सर्कल को हम लोग ग्रेट सर्कल कहेंगे। इस ग्रेट सर्कल को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम अभी वो भी चीज आने वाले टाइम में समझा रहे होंगे क्यों ये इतना ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ग्रेट सर्कल के बारे में समझना। तो कमिंग टू द कंक्लूजन कि ग्रेट सर्कल आपके अर्थ पे कोई भी ऐसा सर्कल आप बना लो जिसका सेंटर और रेडियस एकदम अर्थ के बराबर हो, उसको हम लोग ग्रेट सर्कल कहेंगे। देन द चांसेस आर कि देयर कैन बी इन नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल ऐसे भी बन सकता है, ग्रेट सर्कल ऐसे भी बन सकता है, बहुत सारा ग्रेट सर्कल बन सकता है आपके अर्थ पे। बस सवाल ये है कि वो ग्रेट सर्कल जो है आपका वो अर्थ के सेंटर वाले पॉइंट पे और रेडियस वाले पॉइंट पे हो, दोनों पॉइंट को काइंड ऑफ सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके हम लोग उसको एक ग्रेट सर्कल कहेंगे। किसी को ग्रेट सर्कल समझने में कोई दिक्कत? ऑलराइट, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे के पॉइंट्स को देखते हैं कि ग्रेट सर्कल पे क्या लिखा गया है। ग्रेट सर्कल के बारे में दूसरा पॉइंट हमें ये बताया गया कि इट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल ड्रॉन ऑन द अर्थ। जाहिर सी बात है, छोटा सर्कल बनाएंगे तो वो तो ग्रेट सर्कल होगा नहीं, और जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा सर्कल बन सकता है एक अर्थ पे उसको हम लोग ग्रेट सर्कल कहेंगे। ठीक है, next thing, the shortest distance between 2 points on the surface of Earth is given by the shorter arc of the great circle joining the 2 points. Now, this is the most important line for you. ये इसलिए important नहीं है क्योंकि ये ग्रेट सर्कल को डिफाइन करता है, ये इसलिए important है क्योंकि ये ग्रेट सर्कल का इंपॉर्टेंस बताता है। हमने बचपन में एक चीज बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो आपके पास सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा? कोई बता सकता है? पॉइंट ए से अगर आप स्ट्रेट पॉइंट पाथ। बी, यस, स्ट्रेट पाथ होगा जो कि आप सीधा जाओगे। ये एप्लीकेबल होता है आपका 2D सरफेस के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे रास्ते लोगे या कितना भी जिगजैग रास्ते लो वो रास्ता लंबा ही होगा। सबसे छोटा जो आपके लिए हो सकता है दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन।
बट क्या हमारा अर्थ एक 2D सरफेस है, एक फ्लैट है? नहीं, हमारा अर्थ जो है दैट इज राउंड। अगर अर्थ पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ भी करेंगे और उसको चार्ट पे लेंगे तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसीलिए अगर आपको अर्थ में देखे और लेट सपोज पॉइंट ए ये रहा आपका, और पॉइंट बी जो है आपका काइंड ऑफ ये है, तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे जाने का जो सबसे नजदीक का जो रास्ता रहेगा, वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ग्रेट सर्कल बना है उससे एक ग्रेट सर्कल बना लेंगे। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनसे ग्रेट सर्कल बनाएंगे। दो पॉइंट्स के बीच से सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रेट सर्कल बन सकता है। अब ग्रेट सर्कल मैंने बना लिया। अब इस ग्रेट सर्कल का एक हिस्सा को हमें उठाना है। तो ये ए और बी जो कि इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ये जो है आपका सर्कल के एक हिस्से को हम लोग आर्क कहते हैं। यहाँ पे सर्कल का एक हिस्सा है आर्क, और एक कौन से सर्कल का हिस्सा है? ग्रेट सर्कल का। तो ग्रेट सर्कल का जो आर्क होता है ना, वो दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है। कभी भी हम लोग एविएशन में भी एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हैं एंड वी हैव टू ट्रैवल फ्रॉम लेट्स से इंडिया टू लंदन, ग्रेट सर्कल पाथ को ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि योर अर्थ इज लाइक अ राउंड शेप। वो एक प्रॉपर फ्लैट नहीं है जिसमें हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि हाँ स्ट्रेट जा रहे हैं तो हम लोगों का रास्ता सबसे छोटा होगा। नो, अर्थ इज राउंड। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ? यहाँ पे ये बताया गया कि गिवन 2 points on the surface of earth there will be only one great circle joining them। ये अभी मैंने पहले ही बता दिया कि अगर दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो अलग अलग जगह हैं और उनके बीच में अगर कोई ग्रेट सर्कल हम लोग बनाना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रेट सर्कल बन सकता है। अगले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे हमें ये बताया गया कि ग्रेट सर्कल आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द नियरेस्ट पोल। दिस मीन्स दैट दे ऑलवेज टर्न अवे फ्रॉम द नियरेस्ट पोल। अब यहाँ पे एक शेप के बारे में बताया गया, दैट इज कॉन्वेक्स। हम एक बार थोड़ा सा शेप को दिखाना चाहेंगे ताकि पुराना चीज जो है वो काइंड ऑफ माइंड में फिर से रिकॉल हो कि हमारा जो कन्वेक्स है वो क्या होता है और कॉनकेव क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो दो तरह का शेप है। कोई भी कर्व सरफेस को कोई भी कर्व सरफेस को हम लोग कनकेव या फिर कन्वेक्स कह सकते हैं। कनकेव वैसा हिस्सा होता है जिसमें काइंड ऑफ आपका इस तरीके से बल्जिंग इनवर्ड वाला पार्ट हो। ये इनवर्ड वाला वर्ड याद रखना। इधर वाले हिस्से को हम लोग कनकेव कहेंगे, ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम लोग कनकेव कहेंगे। और कन्वेक्स जो है वो बल्जिंग आउटवर्ड वाला पार्ट है जो कि बाहर का हिस्सा है। कनकेव कन्वेक्स में कोई दिक्कत? ठीक, बस सर। वेरी गुड। नो सर। अभी ऑलराइट, अभी अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे ये बताया गया कि ग्रेट सर्कल जो है वो हमेशा कन्वेक्स टू द नियरेस्ट पोल है। अब इसका भला मतलब क्या हुआ? इसको जब हम लोग चार्ट्स का चैप्टर आगे पढ़ रहे होंगे तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आएगा, बट अभी आई विल नॉट लीव यू विद द क्वेश्चन मार्क्स इन योर हेड। स्टिल आई एम गोइंग टू गिव यू रफ आइडिया कि क्या होता है। कभी भी क्या होता है कि दो जगह को जब हम लोग प्लॉट करते हैं एक चार्ट में और उन दोनों के बीच में अगर ग्रेट सर्कल बना है, लेट्स सपोज दो जगह, एक जगह ए है और एक जगह बी है, वो दोनों जगह आइदर नदर्न हेमिस्फेयर में होगा या सदर्न हेमिस्फेयर में होगा, है ना? और उन दोनों के बीच से अगर हम लोग ग्रेट सर्कल को ड्रॉ करें प्रॉपरली तो ऐसा मिलता है कि आपका जिधर की तरफ पोल है उधर के तरफ ग्रेट सर्कल जो है वो इस तरीके से बल्जिंग आउट रहेगा। और अभी अगर 2 मिनट पीछे अगर हम लोग चले जाए तो मैंने बल्जिंग आउट का मतलब कन्वेक्स बताया था। जिधर की तरफ पोल उधर की तरफ बल्जिंग आउट। अभी नॉर्थ हेमिस्फेयर यहाँ पे है तो नॉर्थ हेमिस्फेयर की तरफ ग्रेट सर्कल का नक्शा बना बल्जिंग आउट। इधर साउथ हेमिस्फेयर हमारा नीचे है तो साउथ हेमिस्फेयर की तरफ बना हमारा ग्रेट सर्कल बल्जिंग आउट। बल्जिंग आउट कहने का मतलब कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स किधर की तरफ है? जिधर की तरफ पोल्स नजदीक है। अगर नॉर्थ पोल नजदीक रहेगा तो नॉर्थ पोल की तरफ बल्जिंग आउट रहेगा, साउथ पोल है तो साउथ पोल की तरफ बल्जिंग आउट रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द नियरेस्ट पोल। इसीलिए ये लाइन है ग्रेट सर्कल आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द नियरेस्ट पोल्स। स्ट्रेट अवे डीजीसीए का 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। क्वेश्चन रहेगा ग्रेट सर्कल आर ऑलवेज, ऑप्शन में दिया रहेगा कनकेव टू द नियरेस्ट पोल, कॉन्वेक्स टू द नियरेस्ट पोल, कॉनकेव अवे फ्रॉम द पोल। इस तरीके से काइंड ऑफ लिखा रहेगा, नहीं, कॉन्वेक्स अवे फ्रॉम फ्रॉम द पोल।
तो इस तरीके से यू हैव टू सॉल्व। एंड आई नो मतलब सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लास्ट वाले पॉइंट में किसी को दिक्कत है तो प्लीज रेज योर हैंड। ऑल राइट, यस, हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें, फिर से सर एक्सप्लेन इसके करो। बाद जो लिखा है दिस मीन्स दे ऑलवेज टर्न अवे फ्रॉम द नियरेस्ट पोल, इसका मीनिंग क्या है? ऑल राइट, ठीक है। देखो, नॉर्थ पोल जो है वो हमारा ऊपर में सेंटर में है। अब यहाँ पे एक इंसान को खड़ा कर लो। ये इंसान अगर यहाँ से चलता हुआ इस तरीके से जाएगा और ये नॉर्थ पोल के पास जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। बट ये जो इंसान है जो कि ग्रेट सर्कल है, ये पोल से अब दूर जा रहा है, ये देखो। तो इसीलिए इसको बोलेंगे कि इट हैज ऑलवेज टर्निंग अवे फ्रॉम द नियरेस्ट पोल। समझ में आया? यस सर। चलो, वेरी गुड। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज आवर स्मॉल सर्कल। अभी मैंने अर्थ पे कुछ कुछ सर्कल्स और बनाया था जो कि छोटा था, हल्का सा बड़ा था, जो कि ग्रेट सर्कल नहीं था। तो अर्थ के सरफेस पे कोई भी बना हुआ सर्कल जो कि ग्रेट सर्कल नहीं है, उसको हम लोग स्मॉल सर्कल कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखोगे, ऊपर वाला ये सर्कल एक स्मॉल सर्कल है, एक ये सर्कल जो है वो भी स्मॉल सर्कल है। स्मॉल सर्कल सिंपल है, कोई भी सर्कल जो कि आपका ग्रेट सर्कल नहीं है उसको हम लोग स्मॉल सर्कल कहेंगे। दैट इज एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो, यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमारा अर्थ को इन डिटेल समझना काइंड ऑफ डीप कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। और हर लाइन को हम वैसे ही समझा रहे होंगे, हर लाइन इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो थियोरेटिकल यही आएगा। और अगर आपको लाइन पूरा याद भी नहीं है, फिर भी 100% गारंटी है कि आप डीजीसीए में सॉल्व करके आओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं। ऑलराइट, इक्वेटर किसको कहते हैं? तो इक्वेटर आपका एक ऐसा लाइन है जो कि अर्थ को दो हेमिस्फेयर में बांटता है, जो कि इक्वल है। और ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फेयर कहते हैं, नीचे को साउथ हेमिस्फेयर। यहाँ पे इस पिक्चर को अगर अर्थ को अगर ध्यान से देखे तो यहाँ पे बीच का एक लाइन है जिसको इक्वेटर कहेंगे। और इक्वेटर दो हिस्से में अर्थ को डिवाइड कर रहा है इनटू टू इक्वल हेमिस्फेयर। द अपर पार्ट इज नोन एज नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फेयर। साथ ही साथ अगर ग्रेट सर्कल का कॉन्सेप्ट याद हो, तो डोंट यू थिंक कि हमारा इक्वेटर जो है वो भी एक तरह का ग्रेट सर्कल है? सेंटर, रेडियस, दोनों एकदम अर्थ के बराबर है। इसीलिए इक्वेटर को हम लोग एक ग्रेट सर्कल भी कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग ध्यान दें, इस पिक्चर को थोड़ा सा हम इधर लाते हैं। जितने भी डेफिनेशंस लिखे गए हैं ना, सब डेफिनेशन का लॉजिकल मीनिंग है। कोई भी डेफिनेशंस ऐसा नहीं है कि रटने वाला होता है। कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे, हर सब्जेक्ट का लॉजिकल कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। ऑल राइट, इस चीज को समझना ध्यान से। ठीक है, अभी हमें ये बताया गया कि इक्वेटर जो है हमारा वो एक तरह का ग्रेट सर्कल है। ठीक है, ग्रेट सर्कल तो हमने देख लिया कि हाँ एक ग्रेट सर्कल है। इसके बाद हमें ये बताया गया कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। तो अगर हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बना ले, रोटेशन कहने का मतलब ये वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से रोटेट करते रहता है ना, ये पढ़े थे ना हम लोग। तो ये जो रोटेशन होने का एक्सिस है, जिस लाइन पे ये चारों तरफ ऐसे घूमते रहता है, ये आपका 90 डिग्री बनाता है पोल्स के एक्सिस के साथ। पोल का एक्सिस कौन सा है? पोल का एक्सिस है हमारा ये, इसको हमने लिख दिया पोल। इक्वेटर का लाइन कौन है? इक्वेटर का लाइन है ये रेड वाला। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? देन द एंगल इज योर 90 डिग्री। इसीलिए ये लाइन लिखा गया है कि ग्रेट सर्कल का जो एक्सिस है वो अर्थ के रोटेशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि पोलर एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हमें नेक्स्ट लाइन जो बताया गया है, वो ये बताया गया कि आपका इक्वेटर का जो डायरेक्शन है, इक्वेटर देखो, ये जो रेड कलर का लाइन बना हुआ है वो इधर की तरफ भी जा रहा है, ऐसे इधर की तरफ जा रहा है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि इक्वेटर का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट के तरफ और इधर में वेस्ट के तरफ है? दैट मीन्स अगर ईस्ट वाला बात करें तो इक्वेटर का जो डायरेक्शन है वो 090 डिग्री की तरफ जा रहा है। और वेस्ट के तरफ कितना डिग्री की तरफ जा रहा है? 270। यस, 270। तो इसी के साथ हमारा इक्वेटर का एक डायरेक्शन भी कंप्लीट हो गया।
साथ ही साथ इक्वेटर को हम लोग ग्रेट सर्कल भी कह सकते हैं, ये भी हम लोग अभी पढ़े, क्योंकि इसका सेंटर और रेडियस अर्थ के बराबर है। साथ ही साथ इक्वेटर को हम लोग रम्ब लाइन भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये रम लाइन भला क्या चीज है? रम लाइन तो अभी तक हमने कुछ ऐसा सुना नहीं, पढ़ा नहीं। तो आगे के फर्दर स्लाइड्स में अभी रम लाइन आने वाला है, वो हम बताएंगे, बहुत इन डिटेल बताएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी फिलहाल ये समझ लो, इक्वेटर को हम लोग रम्ब लाइन भी कहते हैं। अभी आगे चल के हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का भी कॉन्सेप्ट अभी हम बताने वाले हैं इन डिटेल। अभी फिलहाल के लिए ये समझना है हमें कि हम लोग इक्वेटर को रम लाइन भी कहते हैं, और इक्वेटर जो है वो एक तरह का काइंड ऑफ लैटिट्यूड है, एक तरह का डेटम है। डेटम कहने का मतलब जहां से आप किसी भी चीज को मेजर करना स्टार्ट करते हो। लेट्स सपोज हम किसी चीज का हाइट जो है वो जमीन से नाप रहे हैं, या फिर किसी चीज का हाइट हम लोग समुंदर के मीन सी लेवल से नाप रहे हैं। तो ये जमीन, मीन सी लेवल, ये सब डेटम हो गया जहां से आप नापते हो। आपके अर्थ में क्या है, बहुत सारा लैटिट्यूड्स होता है, अभी हम लैटिट्यूड्स पढ़ाएंगे जस्ट। उन लैटिट्यूड्स को हम लोग नापते कहाँ से है? तो नापते हैं हम लोग इक्वेटर से। अब जहां से जिस चीज को नापते हैं उसको तो डेटम कहते हैं, मैंने बताया ना। इसीलिए इक्वेटर को हम लोग एक डेटम भी कह सकते हैं, जहां से हम लोग लैटिट्यूड्स को नापते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि इक्वेटर को हम लोग ग्रेट सर्कल कहते हैं, इक्वेटर को रम लाइन भी कहते हैं। इक्वेटर का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट और वेस्ट के तरफ होता है, या फिर 90 डिग्री या 270 डिग्री के तरफ होता है। साथ ही साथ इक्वेटर का जो आपका पूरा प्लेन है वो पोलर एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर कोई हमारा प्लेन जो है वो इक्वेटर के लाइन को ही फ्लाई करे, अगर हमारा एयरक्राफ्ट है जो इक्वेटर के लाइन पे ही फ्लाई करे, इक्वेटर के लाइन को ना छोड़े, तो उसका रास्ता का एंगल क्या होगा? हम ऑप्शन दे रहे हैं, बताना है आंसर कि इन सब में से उसका एंगल क्या होगा। 000 डिग्री, 180 डिग्री, 090 डिग्री, 270 डिग्री। क्वेश्चन हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। अगर कोई एयरक्राफ्ट अगर इक्वेटर के रास्ते पे चल रहा है, तो उसका रास्ता का एंगल क्या होगा? एनीवन हु नोज द आंसर? अल्फा। ए सर। अगर कोई एयरक्राफ्ट, हम फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, इक्वेटर के रास्ते पे चल रहा है, इक्वेटर, तो उसका एंगल क्या होगा? रास्ते का, ट्रैक का एंगल क्या होगा? रास्ते का एंगल। अगर हम अल्फा कंसीडर करें तो अल्फा 000 डिग्री है, तो 0 0 डिग्री क्या हुआ? 0 0 डिग्री हमारा नॉर्थ पोल हुआ, जो कि यहाँ पे आता है। अब इधर वाला रास्ता कौन है? इधर वाला रास्ता ये है। क्या इस रास्ते को हम लोग इक्वेटर बोलेंगे, या ये रास्ता हमारा इक्वेटर हुआ? ये रास्ता हुआ ना ईस्ट वेस्ट की तरफ। अब बताओ चार्ली हमारा होगा। आंसर क्या होगा? चार्ली। यस, और चार्ली भी हमारा आंसर है, एंड डेल्टा भी आंसर है, क्योंकि अगर आप इक्वेटर को ट्रैक को फॉलो करते हो तो इक्वेटर तो ईस्ट और वेस्ट की तरफ है, मतलब 0 0 डिग्री की तरफ है, या फिर 270 डिग्री की तरफ है। सो इफ वी फ्लाई ऑन इक्वेटर वाले डायरेक्शन पे, देन वी कैन से वी आर फ्लाइंग ऑन अ ट्रैक ऑफ 0 0 डिग्रीज और 270 डिग्रीज। वो ट्रैक हुआ। ये चीज भी समझ में आया सबको अच्छे से? यस सर। यस सर। चलो, वेरी गुड। अगले अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, दैट इज मेरिडियंस। मेरिडियंस को भी अच्छे से समझेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छे से इन डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने डाला है। हर एक पॉइंट काफी आसानी से समझ में आएगा, बहुत अच्छा चीज है। चलो, एक ग्रीन सर्कल को बनाते हैं, एक नॉर्मल सर्कल को पहले बनाते हैं यहाँ पे। जस्ट ये बनाया मैंने काइंड ऑफ अ सर्कल, ये प्रॉपर एक कंप्लीट सर्कल बनाया। अब सर्कल को हम आधा काइंड ऑफ इसमें से इरेज कर देते हैं, आधे पार्ट को जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं, पूरे के पूरे आधे पार्ट को। लेट मी एलिमिनेट दिस। अब डोंट यू थिंक ये चीज जो है आधा हो गया है? अब आधा सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। तो ये ग्रेट सर्कल था ना पहले, तो इसको आधा को हम लोग कहेंगे सेमी ग्रेट सर्कल। इसमें कोई दिक्कत? सेमी ग्रेट सर्कल क्या होता है? ग्रेट सर्कल के आधे हिस्से को सेमी सर्कल कहते हैं, सेमी ग्रेट सर्कल कहते हैं।
सिंपल एज दैट, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ऑल राइट, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो कि मेरिडियंस क्या होता है। देखो मेरिडियंस के बारे में क्या लिखा गया है। मेरिडियंस आर सेमी ग्रेट सर्कल ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड इट्स एंटी मेरिडियंस कंबाइन मेक्स अ ग्रेट सर्कल आल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। ध्यान से समझना, मेरिडियन कोई भी एक ऐसा लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से शुरू होता है, साउथ पोल पे खत्म होता है। अब नॉर्थ पोल पे एक लाइन शुरू हो रहा है, साउथ पोल पे खत्म हो रहा है इधर की तरफ, तो ये आधा सर्कल बना रहा है क्योंकि आधा उस तरफ भी होगा। कोई भी लाइन जो नॉर्थ पोल पे शुरू हो, साउथ पोल पे खत्म हो, इसको मेरिडियन कहेंगे। और क्योंकि ये आधा सर्कल बनाता है, इसीलिए इसको सेमी ग्रेट सर्कल कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो आधा हिस्सा इसका इधर है, इसका आधा हिस्सा उधर भी होगा, तो उसके जस्ट आधा हिस्सा जो उधर है, जो कि इसके जस्ट अपोजिट है, रिमेंबर दिस वर्ड, जो इसके जस्ट अपोजिट है, उसको हम लोग एंटी मेरिडियन कहते हैं। और कभी भी अगर हम लोग मेरिडियन को मिला दें और हम लोग एंटी मेरिडियन को भी मिला दें, तो एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। और इस कंप्लीट सर्कल को ही तो हम लोग ग्रेट सर्कल कह लेंगे। आधा था तो सेमी ग्रेट सर्कल कहा, और पूरा हो गया तो ग्रेट सर्कल कहा। सो व्हेनेवर वी आर कंबाइनिंग, किसको किसको कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, व्हेनेवर यू आर कंबाइनिंग मेरिडियन, एक मेरिडियन को जब जोड़ते हैं प्लस उसके अपोजिट वाले पार्ट को, एंटी मेरिडियन को, तो व्हेनेवर वी ऐड और कंबाइन मेरिडियन विथ एन एंटी मेरिडियन वी गेट अ ग्रेट सर्कल। बट अगर सिर्फ मेरिडियन का बात करें तो मेरिडियन को हम लोग सेमी ग्रेट सर्कल कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब ये भी चीज लिखा गया है कि मेरिडियन जो है आपके नॉर्थ पोल पे शुरू होते हैं और आपके काइंड ऑफ साउथ पोल पे खत्म होते हैं। ये पॉइंट याद रखना, अभी हम बता रहे होंगे। जितने भी मेरिडियन है वो इक्वेटर पे क्रॉस करते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई भी मेरिडियन अगर नॉर्थ पोल से शुरू हो रहा है, साउथ पोल पे खत्म हो रहा है, तो ऐसे लाइन बनेगा तो वो इक्वेटर को क्रॉस करेगा ही करेगा। और वो इक्वेटर को जब कट करता है, तो कट करते हुए वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि कितना डिग्री का एंगल बनाता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, देन यू विल से कि इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये याद रखना है। जितना भी मेरिडियन को अगर हम लोग बना लेते, तो ये हमारा काइंड ऑफ इतना चीज हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है। अब ये बताया गया कि मेरिडियंस जो हैं वो ग्रीनविच से अगर पास करे तो उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं। अब इस लाइन का हम टेक्निकल मतलब भी आज समझा रहे होंगे। देखो, अब मेरिडियंस तो बहुत सारे बन सकते हैं। अगर हम लोग अर्थ पे देखें यहाँ पे ध्यान से, जस्ट कॉन्सेंट्रेट दिस फिगर, ये दिख रहा होगा सबको प्रॉपर, हमारा ये काइंड ऑफ अर्थ का हमारा ग्लोब है। ऑलराइट, यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा प्रॉपर एक ग्लोब है। अब ग्लोब में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऊपर में हमारा ये रहा नॉर्थ पोल, और नीचे में हमारा यहाँ पे होता है साउथ पोल। और बहुत सारे लाइंस लंबे लंबे दिख रहे होंगे जो कि नॉर्थ पोल से निकल रहा है और ऐसे करके साउथ पोल की तरफ जा रहा है। ये देखो, ये लाइन जो है ऐसे जा रहा है नॉर्थ पोल से निकल के हमारा साउथ पोल पे काइंड ऑफ ये लाइन जा रहा है, ये दिख रहा है अच्छे से। तो ऐसे लाइंस को हम लोग मेरिडियन कहते हैं। अब मेरिडियन जो है, किसी को 10 डिग्री ईस्ट कहा गया, किसी को 20 डिग्री ईस्ट कहा गया, किस तरीके से कहा गया उसी को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरिडियन को जिस जगह से हम लोग मेजर करना स्टार्ट करते हैं, वो जगह को हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अभी हम प्राइम मेरिडियन को दिखाने वाले हैं। ऑल राइट, ये बीच में प्राइम मेरिडियन लिखा हुआ दिख रहा है किसी को? दिख रहा है प्रॉपर प्राइम मेरिडियन? Yes. Yes, तो sir. ये जो है, ये लाइन 0 डिग्री है, मतलब यहीं से नापना स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हम इक्वेटर में बताए थे कि इक्वेटर से लैटिट्यूड्स को नापते हैं, तो इक्वेटर को 0 डिग्री कह दिया। उसी तरीके से मेरिडियंस को इसी के लेफ्ट और राइट में नापते हैं, क्योंकि एक मेरिडियन हमारा ये रहा 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन, उसके बगल में एक और मेरिडियन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बहुत सारे मेरिडियंस बटे पड़े हैं जिसको अभी हम लोग देखेंगे। तो ये मेरिडियन को हम लोग कहें प्राइम मेरिडियन, जो कि एक जगह से पास पास करता है, जो कि आपके यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में, जिसको हम लोग कहते हैं, अभी हम दिखाना चाहेंगे। ये यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। यूनाइटेड किंगडम से ये 0 डिग्री पास कर रहा है, जिसको ग्रीनविच कहते हैं। ग्रीनविच नाम का एक जगह है, ग्रेनिच भी कहते हैं उसको, वहां से वो पास करता है। अब सवाल ये है कि यूनाइटेड किंगडम वाले ही मेरिडियन को 0 डिग्री क्यों माना गया, हमारे इंडिया से जो पास कर रहा है उसको क्यों नहीं माना गया?
तो जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम प्लेसेस पे हमारे ब्रिटिशर्स जो है वो रूल कर चुके हैं, पूरे ऑलमोस्ट इंटायर अर्थ पे उन्होंने रूलिंग किया है। तो उन्होंने जब डायरेक्शंस वगैरह को डिटरमाइन किया, सब कुछ इन्वेंट वो लोग कर रहे थे, तो वो लोग अपना फिलॉसफी को, अपने नेशन को आगे रखने के लिए उन्होंने अपने नाम को सबसे पहले रखा कि प्राइम मेरिडियन की अगर शुरुआत की जाएगी तो सबसे पहला मेरिडियन जो होगा वो हमारे कंट्री से पास करेगा। इसीलिए 0 डिग्री का ओरिजिन हमेशा आपका जो है वो ग्रीनिच से होके पास करता है, जो कि ग्रीनिच आपका एक यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, इंग्लैंड का आपका एक पार्ट है। ये आपका हुआ कॉन्सेप्ट। अब इसके लेफ्ट राइट में हम लोग देख रहे थे कि हमारा बहुत सारे मेरिडियंस और है जो कि हम फर्दर पढ़ाने वाले हैं अभी, और लेकिन अभी हमको एक रेफरेंस दिखाना जरूरी था। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत सारे आपके मेरिडियंस होते हैं जो कि है 10 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 85 डिग्री ईस्ट। ये किस तरीके से मेरिडियंस बटे हुए हैं उसको हम बताना चाहेंगे अभी। अब देखो यहाँ पे इस पिक्चर को ध्यान से, तो बहुत सारे मेरिडियंस बटे हुए हैं। पूरा अर्थ जो है हमारा एक काइंड ऑफ एक तरह का राउंड शेप है, और इस तरीके से हमारे मेरिडियंस जो है वो बटे हुए हैं। ये बीच का जो 0 डिग्री है वो प्राइम मेरिडियन। अब 0 डिग्री के राइट के तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा ईस्टर्ली मेरिडियंस आता है। वेट, लेट मी शो यू। इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं इस पूरे पिक्चर को, और यहाँ पे मेरिडियंस का कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाते हैं। ऑलराइट, तो मेरिडियन क्या होता है? कोई भी एक ऐसा लाइन जो कि नॉर्थ पोल से शुरू हो, साउथ पोल में खत्म हो। तो सबसे पहले नॉर्थ पोल बनाते हैं। यहाँ पे ये बना हमारा नॉर्थ और ये बना साउथ, और नॉर्थ और साउथ पोल पे ज्वाइनिंग वाला लाइन बनाते हैं। ये सबसे पहले एक लाइन बना दिया हमने जो कि 0 डिग्री जिसको हमने माना। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं। अब इसके लेफ्ट में भी बहुत सारे हमारे कुछ इस तरह के मेरिडियन बनते हुए रहेंगे। ये हमारे राइट के तरफ भी बहुत सारे मेरिडियंस बनेंगे। तो ये लेफ्ट में मैंने बनाया और राइट में बनाया, बहुत सारे हैं। ऑल राइट, राइट के तरफ हमारा जो भी डायरेक्शन होता है वो राइट के तरफ हमारा ईस्टर्ली डायरेक्शन होता है, वो हमने पढ़ा था। और लेफ्ट के तरफ जो होता है वो हमारा वेस्टर्ली डायरेक्शन होता है। तो इससे जो ये एंगल बनाता हुआ फर्दर जाएगा, अगर 10 डिग्री का एंगल बना रहा है, 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उस तरीके से उसका नाम रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 10 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इस वाले को हम लोग बोलेंगे 10 डिग्री ईस्ट। ये 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से है, क्योंकि ये लंबे लंबे लाइंस होते हैं इसलिए इसका नाम लॉन्गिट्यूड रखा गया है। या तो आप लॉन्गिट्यूड बोल लो या तो मेरिडियन बोल लो, दोनों चीज एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियन बोथ आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो ये फर्दर 10 डिग्री ईस्ट होगा, 20 डिग्री ईस्ट होगा, इधर 10 डिग्री वेस्ट होगा, इधर हमारा 20 डिग्री वेस्ट होगा, इधर हमारा 30 डिग्री वेस्ट होगा। इस तरीके से हमारा काइंड ऑफ चीजें बढ़ता जाएगा, और ये बीच वाला जो था हमारा वो 0 डिग्री था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब सवाल नो ये सर। है कि टोटल कितने मेरिडियंस हैं, हम उसको बताना चाहेंगे। और उसको बताने से पहले आई एम गोइंग टू टीच यू अ कॉन्सेप्ट जो कि पूरे नेविगेशन में काम आने वाला है, कैलकुलेशन पर्पस से। अगर इस चीज को अभी सीख गए तो फ्यूचर में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं अर्थ चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें एंगल्स वगैरह निकालना पड़ता है, उसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसको ध्यान से समझना, जो चीज को हम समझा रहे होंगे इसको कहते हैं डिस्क रूल। और ये डिस्क रूल किसी भी बुक में ढूंढ लो, कहीं भी किसी भी बुक में ये डिस्क रूल को नहीं मिला गया है। अल्टीमेटली आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और खुद का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बना लोगे कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होता है। लेकिन अगर चीजें पहले से पता हो तो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ता है, इसीलिए आप क्लासेस में हो। ऑलराइट, डिस्क रूल को समझाते हैं कि डिस्क रूल क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो डिस्क रूल है, डिस्क रूल में ये समझना है हमें कि इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग मेरिडियंस को निकाल सके कि कौन सा क्या मेरिडियन होता है। इसमें करते क्या है, सबसे पहले कि आपको एक सर्कल बनाना है, एक बेसिक सा सर्कल बनाना है। ये नॉर्मल सर्कल बना लिया। सर्कल को दो इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करना है। ये दो इक्वल लेफ्ट और राइट राइट पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। नीचे वाले पार्ट को हमने बोला 0 डिग्री, ये नाम लिख दिया 0 डिग्री। ऊपर वाले पार्ट को हमने बोला 180 डिग्री।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक सर्कल बनाया, सर्कल को दो इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड किया। नीचे वाले को 0 डिग्री बोला, ऊपर वाले को 180 डिग्री बोला। राइट में क्या होता है बताओ, ईस्ट होता है या वेस्ट होता है? ईस्ट। यस, वेरी गुड। तो राइट में हमारा ईस्ट हुआ, सिमिलरली हमें लेफ्ट में हमारा वेस्ट हुआ। कभी भी बोलेंगे डिस्क रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो सबसे पहले ये नेटवर्क बना लेना है। सर्कल 0 डिग्री 180 डिग्री, लेफ्ट में वेस्ट, राइट में हमारा ईस्ट। अब अगर हम बोलते हैं कि 10 डिग्री ईस्ट बना के बताओ कि 10 डिग्री ईस्ट हमारा किधर होगा, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ 10 डिग्री ईस्ट। तो एक चीज बताओ, हमारा ईस्टर्न वाला जो पार्ट है ना, वो पूरा इतना है, तो वो वेस्ट की तरफ हमारा प्लॉट नहीं होगा। जो भी प्लॉट होगा वो हमारा इधर ही प्लॉट होगा। और ये 10 डिग्री का बात बता रहा है, तो डोंट यू थिंक 10 डिग्री जो है वो 0 डिग्री के नजदीक होगा, 180 डिग्री के पास में होगा नहीं। तो ये 0 से 10 डिग्री इधर आएगा, 20, 30, 40, यहाँ पे ठीक 90 आएगा, 100, 110, 160, 170, 180। क्वेश्चन था हमसे कि हमें बनाना है सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री। तो 10 डिग्री जो है वो हमारा ईस्ट 000 डिग्री के काफी नजदीक होगा। तो 000 डिग्री के काफी नजदीक एक ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो हमारा 10 डिग्री है। डिग्री को हमेशा 3 डिजिट में लिखते हैं, तो ये 10 डिग्री हमने लिख दिया। लेकिन ये 10 डिग्री का एंगल है, कैसे बनाएगा, तो सेंटर से। तो ये रहा सेंटर, और ये सेंटर से हमने बना दिया 10 डिग्री का एंगल। और ये जो पॉइंट यहाँ पे जो बना, इसको कहेंगे हम लोग 10 डिग्री ईस्ट। ध्यान रखना, ये मेरिडियन को प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका है। एक और एग्जांपल देते हैं। अब इस बार हम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे 10 डिग्री ईस्ट को नहीं, इस बार हम लोग प्लॉट कर रहे होंगे, लेट्स से हम लोग प्लॉट करते हैं 110 डिग्री वेस्ट को। तो लेट्स ड्रॉ 110 डिग्री वेस्ट। अब क्योंकि ये वेस्टर्न है, तो ये वेस्टर्न साइड में बनेगा। और क्योंकि ये 110 डिग्री है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 0 से 10 यहाँ, 90 ठीक एकदम सामने आता है। तो 100 डिग्री 110 डिग्री लगभग यहाँ बना है, एजम्पशन पे कि लगभग यहाँ होगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 110 डिग्री वेस्ट। और ये एंगल कहाँ से बनाएगा, तो सेंटर से। तो सेंटर पे ये वाला लाइन कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, और ये जो पूरा का पूरा एंगल हुआ, ये हुआ 110 डिग्री। एक और एग्जांपल हम देके एक और एंगल बनाते हैं, इसमें भी रिलेट करना कोशिश, क्वेश्चन भी देंगे इस पे होमवर्क करने के लिए, डोंट वरी। जैसे एक हम क्वेश्चन देते हैं कि लेट्स ड्रॉ 170 डिग्री वेस्ट। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? अब वेस्ट है, फॉर श्योर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में बनेगा, 170 डिग्री है, तो जीरो के नजदीक बनेगा या 180 के नजदीक बनेगा, बताओ। 180। 180 सर। यस, वेरी गुड, 180 के नजदीक बनेगा, जो कि हमारा समवेयर यहाँ पे आएगा 170 डिग्री। और ये पॉइंट जो है हमारा 170 डिग्री वेस्ट कहलाएगा। लेकिन अभी भी एंगल बना नहीं है, क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लेंगे। और ये जो पूरा एंगल ऐसे बना, ये पूरा का पूरा 170 डिग्री है। और इधर वाला जो बचा हुआ है वो 10 डिग्री है, तभी तो ये पूरा हाफ सर्कल 180 कहलाएगा। तो इस तरीके से आप प्लॉट करते हो। अभी मैंने एक चीज बताया था, ये अगर हम बुक को वापस दिखाएं, तो एक चीज मैंने बताया था कि हर मेरिडियन का एक एंटी मेरिडियन होता है। क्योंकि ये एक सर्कल है, अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमारा अर्थ जो है वो एक तरह का सर्कल है। तो ये वाला जो मेरिडियन, लेट्स सपोज कोई भी जा रहा है, ये 20 डिग्री जा रहा है, ठीक सर्कल के उस तरफ जाके वो दूसरा उसका जस्ट अपोजिट निकल रहा होगा, मतलब मेरिडियन का अपोजिट, दैट मींस एंटी मेरिडियन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एंटी मेरिडियन आपको ढूंढना है, वो आप कैसे ढूंढोगे, वही हम बता रहे होंगे। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये पूरे मेरिडियन को देखना सर, जो लंबे लंबे लाइंस है। ये अभी येलो वाला जो मेरिडियन है, हम उसको लेके ऊपर जा रहे हैं, ये 0 डिग्री का मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, इसको लेके ऊपर जा रहा है। देखो ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल के पास ये क्या है कि यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, इसके जस्ट अपोजिट फिर से वो निकल रहा है। तो जो उस तरफ उल्टा निकलता है उसको एंटी मेरिडियन कहते हैं। अब एंटी मेरिडियन निकालते कैसे हैं, अभी हम वो सिखाने वाले हैं, समझना बहुत सिंपल है। जस्ट इक्वल एंड अपोजिट निकालना है, विच इज वेरी सिंपल। कुछ क्वेश्चंस देंगे अभी क्लास में, उसको बनाना भी है। लेट्स सपोज हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है हमें कि आपको निकालना है फाइंड एंटी मेरिडियंस, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 20 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट का एंटी मेरिडियन क्या है वो निकालते हैं। सबसे पहले 20 डिग्री वेस्ट को बनाएंगे, जैसा हमने सीखा
वेस्टर्न पार्ट पे 20 डिग्री लगभग यहाँ आएगा। ये हो गया हमारा 20 डिग्री वेस्ट। इसको सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर लिया और ये एंगल हमने बना लिया 20 डिग्री का। तो एक मेरिडियन बनाया। एंटी मेरिडियन बनाते हैं कि उसको कैसे बनाएंगे। एंटी मेरिडियन जो होता है वो जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट में होता है आपकी मेरिडियन के। तो 20 डिग्री यहाँ है, उसका जस्ट अपोजिट कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो इसी का जस्ट अपोजिट के लिए लाइन को एकदम ऐसे करके एक्सटेंड कर लेते हैं, जस्ट ऐसे। अब इधर में जो एंगल 20 डिग्री का ये बना था हमारा पहले, ये भी आपका जो एंगल है वो 20 डिग्री का ही बनेगा। और ये जो पॉइंट निकल के आया, इसी पॉइंट को हम लोग एंटी मेरिडियन कहेंगे। सवाल ये है कि ये कितना पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? तो ये 180 से 20 डिग्री इधर आया है। क्या करेंगे, 20 डिग्री प्लस या माइनस? माइनस। यस, तो ये पॉइंट जो है वो 160 निकला। अभी भी आंसर इनकम्प्लीट है। ये ईस्ट होगा या वेस्ट होगा? ईस्ट। 160, यस, दिस इज 160 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। तो हमारा आंसर ये हुआ कि 20 डिग्री वेस्ट का एंटी मेरिडियन जो निकल के आया दैट इज 160 डिग्री ईस्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? ऑलराइट, नहीं है तो हम बस दो क्वेश्चन दे रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को अभी बनाओ एंड आई वांट आंसर्स। तो एक क्वेश्चन है ये 40 डिग्री ईस्ट, और अगला क्वेश्चन है 170 डिग्री वेस्ट। जिसका भी बन जाए रेज योर हैंड एंड देन आई विल आस्क। यस आकाश, गो अहेड। So for 40-degree east, there would be 140 west, and ठीक for है, 170 west, that is with 10 east. ऑलराइट, ठीक है। सुधांशु समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। ऑलराइट, ठीक है, बनाओ जल्दी से आंसर बताओ मुझे। रिकी, सब समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, बनाओ। जिसका बन जाए रेज योर हैंड। यस प्लीज रिकी बताओ। सर 40 डिग्री ईस्ट का 120 डिग्री वेस्ट होगा। 40 डिग्री ईस्ट का क्या आंसर आया है? 120 डिग्री ईस्ट वेस्ट वेस्ट। 120 डिग्री वेस्ट, एंड 170 डिग्री वेस्ट का क्या आया है? सर 10 डिग्री ईस्ट। ऑल राइट, सेकेंड वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक करो। थर्ड वन इज करेक्ट, सेकेंड वाले को फिर से चेक करो।
ओके 40 सर। डिग्री है तो उधर से भी 40 डिग्री ही प्लस माइनस करेंगे। यस रिकी बोलो। सर 40 डिग्री ईस्ट का एंटी मेरिडियन होगा 140 डिग्री वेस्ट, और ओके 170 डिग्री वेस्ट का एंटी मेरिडियन होगा 10 डिग्री ईस्ट। ओके वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। डन विथ रिकी। सुधांशु देखो गलती कहाँ है और उसको सुधारो। ओके सर। बना। यस सर। देखो इधर जब 40 डिग्री का एंगल बना तो उधर भी 40 डिग्री का एंगल बनेगा, और 180 डिग्री से इधर हमें आना है। कितना डिग्री आना है? तो 40 डिग्री। तो 180 माइनस 40 करेंगे तो डोंट यू थिंक आंसर विल बी 140? यस सर। ओके ठीक है। तो इसीलिए इसको 140 डिग्री वेस्ट हम लोग कहेंगे। चलो वेरी गुड, आई होप मेरिडियंस का एंटी मेरिडियंस निकालना सीख गए होगे। हम और क्वेश्चंस अभी देंगे आज घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि मेरिडियंस का एंटी मेरिडियन निकालना सीख लें। ये बहुत बेसिक है एंड बहुत इजी है। हमेशा याद रखना, ये बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। इस डिस्क रूल में हमें बस एक चीज और सीखना है, जो कि अभी हम आगे चल के बताएंगे। अभी आएगा, बस वो एक चीज है और वो भी बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा नहीं है। ऑल राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये हमें अगला लाइन क्या लिखा हुआ है उस पे आते हैं। प्लेसेस सिचुएटेड ऑन सेम मेरिडियंस आर नॉर्थ साउथ टू ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए हम लोग आते हैं अपने उस वाले पिक्चर पे जिसपे हमारा काइंड ऑफ मेरिडियन बना हुआ था सारा। ऑल राइट वेट, ये रहा। अब इसमें से कोई एक मेरिडियन को पकड़ते हैं, बाकी मेरिडियन को इरेज करते हैं ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजिव ना रहे। सिर्फ 10 डिग्री ईस्ट को पकड़ते हैं, ये 000 डिग्री को भी भूल जाओ। ये वाला मेरिडियन समझ लो कि ये जो मेरिडियन है वो 10 डिग्री ईस्ट है। अब 10 डिग्री ईस्ट में हम लोग टोटल दो जगह को देखते हैं। एक जगह हमारा मान लो ये है, जो कि है प्लेस ए, और एक जगह हमारा ये है जो कि है प्लेस बी। क्या प्लेस ए और प्लेस बी सेम मेरिडियन पे है? देन द आंसर इज यस। लेकिन दोनों सेम लोकेशन पे है? नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के नॉर्थ और साउथ में है। एक ऊपर वाला नॉर्थ में है तो नीचे वाला जो है वो साउथ में है। तो अगर दो प्लेसेस आपके सेम मेरिडियंस पे हो तो दोनों एक दूसरे से नॉर्थ और साउथ में होते हैं, जो कि आपका सेम चीज आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, that places situated on the same meridians are north south to each other। इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसको हम बहुत अच्छे से बता रहे होंगे, इसको भी ध्यान से समझना। हम लोग बचपन से एक चीज देखते हुए आ रहे हैं कि हर जगह का टाइम जो है वो आपका अलग अलग होता है। अभी लेट्स से हमारे अफ्रीका में कोई और टाइम हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कोई और टाइम हो रहा है, हमारे चाइना में कोई और टाइम हो रहा है, हमारे ब्राजील में कोई और टाइम हो रहा है। तो हर जगह पे टाइम अलग अलग होता है। ये टाइम का भी चैप्टर इन डिटेल हमें बाद में अच्छे से पढ़ना है। लेकिन इस टाइम को अलग अलग जगह पे किस तरीके से बांटा गया है? तो टाइम को भी बांटा गया है आपके मेरिडियंस के तरीके से। ये फ्यूचर में जब आप आगे वाले चैप्टर्स में आओगे तो इसमें बहुत इन डिटेल में टाइम निकालना भी सीखोगे कि कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी ये समझो, पहली चीज तो ये, हर जगह पे टाइम अलग होता है। इंडिया पे टाइम अलग है, आपके लेफ्ट वाला जो कंट्रीज है, चाहे अफगानिस कंट्रीज, पाकिस्तानीज कंट्रीज है, उनका भी टाइम अलग है। हर जगह पे टाइम उनके मेरिडियंस के हिसाब से नापा जाता है। तो लेट्स से अभी जो आपका एक मेरिडियन यहाँ पे दिख रहा है 80 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे टाइम कोई और हो रहा होगा। 70 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे टाइम कोई और हो रहा होगा। 60 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे टाइम कोई और हो रहा होगा। तो इस तरीके से हर मेरिडियन पे टाइम अलग अलग होता है। इसीलिए आपका यहाँ पे ये लिखा गया है कि दो प्लेसेस जो हैं, अगर वो अलग अलग मेरिडियन पे है,
एनी टू प्लेसेस ऑन अ सेम मेरिडियन, सॉरी, अगर दो प्लेसेस सेम मेरिडियन पे है, सेम मेरिडियन कहने का मतलब, लेट्स सपोज एक मेरिडियन पकड़ते हैं हम लोग 80 डिग्री ईस्ट। मान लो एक 80 डिग्री ईस्ट पे एक इंसान श्रीलंका में है, और एक इंसान 80 डिग्री पे समवेयर यहाँ पे है जो कि मध्य प्रदेश में है। दोनों में क्या कॉमन है? जो श्रीलंका में है और जो मध्य प्रदेश में है, एक ही बात कॉमन है कि दोनों सेम मेरिडियन पे है। तो दोनों इंसान का जो अभी कॉमन टाइम होगा, जो कि एविएशन का जो कॉमन टाइम होता है, उसको यूटीसी कहते हैं। इसके बारे में भी इन डिटेल पढ़ना है, डोंट वरी। तो दोनों इंसान का जो कॉमन टाइम होगा वो सेम होगा। अब मान लेते हैं कि एक इंसान लेट्स से यहाँ पे समवेयर पाकिस्तान में है, और एक इंसान समवेयर यहाँ पे चाइना में है। एक पाकिस्तान 60 डिग्री ईस्ट, और एक चाइना जो कि है 100 डिग्री ईस्ट। क्या दोनों पे टाइम सेम होगा या डिफरेंट होगा? बताओ। डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि दोनों अलग अलग मेरिडियंस पे है। वेरी गुड। अगर दोनों सेम मेरिडियन पे दो जगह होते हैं तो दोनों का टाइम सेम होता, ये चीज याद रखना है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो हर मेरिडियन पे जो टाइम है वो अलग अलग होता है। हर 15 डिग्री जाने पे 1 घंटा बढ़ता है। हर 15 डिग्री जाने पे 1 आवर बढ़ता है। अभी फिलहाल के लिए ये चीज को नोट नहीं करना है कॉपी में, और नोट्स में भी नहीं बनाना है। जब फर्दर टाइम का चैप्टर आएगा, कैलकुलेशन सिखाएंगे, वहां पे आएगा। अभी इसको नहीं लिखना है। मतलब ये कि अगर एक मेरिडियन हमारा ये है और एक मेरिडियन हमारा ये है, लेट्स सपोज ये है हमारा 30 डिग्री का मेरिडियन और ये है 45 डिग्री का मेरिडियन। दोनों में अंतर कितना डिग्री का? 15 डिग्री का। अगर दोनों में 15 डिग्री का अंतर है तो दोनों में टाइम का कितना अंतर होगा? अगर यहाँ 2 बज रहा है तो यहाँ 3 बज रहा होगा, मतलब 1 घंटे के टाइम का अंतर होता है। चलो, मुझे ये बताओ कि अगर इस पिक्चर को दिखाएं, जैसे अभी हम क्वेश्चंस बना रहे थे, एक मेरिडियन और एंटी मेरिडियन का क्वेश्चन बना रहे थे, याद होगा। तो अगर मेरिडियन और एंटी मेरिडियन का क्वेश्चन बना रहे थे, उसमें क्या कॉमन था? एक सर्कल पहले बनाते थे, दो पार्ट में डिवाइड करते थे, एक 0 0 0 डिग्री, ऊपर वाला 180 डिग्री, इधर वाला ईस्ट और इधर वाला वेस्ट। अगर मेरिडियन यहाँ आ रहा है तो उसका एंटी मेरिडियन लगभग यहाँ आ रहा है, और सेंटर से एकदम लाइन ऐसे पास हो रहा था। तो मेरिडियन और एंटी मेरिडियन के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, बताओ? 180। यस, वेरी गुड। मेरिडियन और एंटी मेरिडियन में 180 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट है। इसीलिए दोनों के बीच में जो टाइम का अंतर होता है वो होता है 12 घंटे का। जो मैंने 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर बताया, उसको अगर कन्वर्ट करके देखोगे कि 180 डिग्री कितना आवर का बराबर होता है, तो वो 12 घंटे का होगा। मान लो अगर यहाँ पे रात के 0000 बज रहे हैं, मतलब रात के 24 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे सुबह के 12 बज रहे होंगे। टोटल 12 घंटा का अंतर होता है। बस अभी फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही टाइम से रिलेटेड जानना है, हमें कन्वर्जन नहीं जानना है। ऑल राइट। यहाँ पे बताया गया कि अगर हम लोग दो लॉन्गिट्यूड को देखें तो दोनों एक दूसरे से ईस्ट वेस्ट सेपरेटेड रहते हैं। दैट मीन्स टू लॉन्गिट्यूड्स आर सेपरेटेड ईस्ट वेस्ट फ्रॉम देम। दोनों लॉन्गिट्यूड एक दूसरे से ईस्ट वेस्ट है। जैसे ये वाला अगर मान लो लॉन्गिट्यूड 20 डिग्री वेस्ट है, और ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो 20 डिग्री ईस्ट है। दोनों एक दूसरे के लेफ्ट राइट है। ये वाला लेफ्ट में है 20 डिग्री वेस्ट, तो राइट में 20 डिग्री ईस्ट है। दैट मीन्स एक दूसरे से ईस्ट वेस्ट सेपरेटेड है। अब देखो, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं? मैंने बताया लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 180 डिग्री तक आपका जा रहा है। तो कैसे हो रहा है? 0 डिग्री के बाद आपका अगला पॉइंट जो आएगा वो 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसा करते करते यहाँ 90 डिग्री तक पहुंचा। यहाँ फर्दर 100 डिग्री, 160, 170, और फाइनल पॉइंट जो होगा वो इधर का होगा 179 डिग्री। क्योंकि उसके बाद 179 के बाद क्या हुआ कि जीरो का अपोजिट आपको 180 मिल गया। उसी तरीके से वेस्ट के तरफ इधर 1 डिग्री, 2 डिग्री, एंड ऑल द वे अप टू 179 डिग्री आपका वेस्ट गया, और इधर 179 डिग्री ईस्ट गया। तो अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का बात करें तो 0 0 0 डिग्री का हमारा जस्ट अपोजिट क्या होता है? जस्ट अपोजिट हमारा होगा 180 डिग्री। और अगर हम लोग ईस्टर्ली मेरिडियन का बात करें तो ईस्टर्ली मेरिडियंस स्टार्ट होते हैं कहाँ से? 0 0 1 डिग्री से,
और मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं? मैक्सिमम जाते हैं 179 डिग्री ईस्ट तक। सेम अगर वेस्टर्ली का बात करें तो वो भी स्टार्ट होता है 001 डिग्री से और ये जाता है 179 डिग्री वेस्ट तक। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था जो कि बताना था मुझे ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए कि मेरिडियंस कितने सारे नेटवर्क्स में फैले हुए हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? यस सर। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। हमारा मेरिडियन वाला जो चीज है वो भी हम लोग काफी अच्छे से समझ गए। फर्दर के पिक्चर्स में देखोगे तो ये इस तरीके से पिक्चर बना हुआ है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है कि आपको प्लॉट करना है ये प्लेस सरफेस ऑफ अर्थ पे 60 डिग्री ईस्ट कहाँ बनाएंगे और 80 डिग्री ईस्ट। तो ये सिंपल है, ऐसे करके पिक्चर बनाना है। 60 डिग्री ईस्ट कहाँ आएगा? 60 डिग्री ईस्ट लगभग यहाँ आया। 80 डिग्री ईस्ट कहाँ आया? तो 80 डिग्री ईस्ट यहाँ आया। इस तरीके से सेंटर से दोनों का एंगल बना लेंगे। ये एंगल हुआ हमारा 60 डिग्री का, इसलिए इसको 60 डिग्री ईस्ट कहा। 80 डिग्री ईस्ट बनाना है तो ये वाला लाइन ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये पूरा एंगल 80 डिग्री का हुआ, इसलिए इसको 80 डिग्री ईस्ट का। इस तरीके से क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है और हम तो रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस देते भी रहेंगे जो कि सॉल्व करते रहना है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। अब जिस तरीके से मैंने बार बार ये मैंने दिखाया है, ये पर्टिकुलर पूरा चीज में लंबे लंबे लाइन को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। बट बहुत सारा लाइन इस तरीके से आपको दिख रहा होगा जो कि लेटा हुआ है। अब ये भी तो लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसको तो देखिए ही नहीं। तो ये जो लेटे हुए लाइंस है इन्हीं का नाम जो मिलता जुलता है। यस, एनीवन? सर वो वो क्वेश्चन था ना, प्लॉट द था, तो जो वहाँ पे डिग्री दिया हुआ था, तो लाइक हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरिडियन बनाना है या एंटी मेरिडियन बनाना है? देखो, मेरिडियन बनाना है या एंटी मेरिडियन बनाना है वो क्वेश्चन में लिखा होगा। अभी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये हमें बोला गया है कि आपको 60 डिग्री ईस्ट और 80 डिग्री ईस्ट बनाना है। अभी तो एंटी मेरिडियन का जिक्र नहीं किया गया है। अगर क्वेश्चन में साफ साफ ये लिखा गया है कि इन पर्टिकुलर मेरिडियंस का एंटी मेरिडियन बनाओ तो एंटी मेरिडियन में जस्ट अपोजिट बना देंगे। अगर पूछ ही नहीं रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि मेरिडियन बनाओ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरिडियन बनाएंगे। अभी एंटी मेरिडियन का जिक्र नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ एंटी मेरिडियन नहीं ना। ओके सर। ठीक है, तो जब मेरिडियन है तो नॉर्मल प्लॉट करेंगे, अगर एंटी मेरिडियन है तो वही डिस्क रूल जस्ट इक्वली एंड अपोजिट वाला चीज निकाल लेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी आई वॉज ऑन टू दिस टॉपिक कि ये जो लेटे लेटे हुए लाइंस हैं इसको हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। इनका वर्ड इनके नाम से मिलता है, लेटे हुए लाइन, दैट मीन्स लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड इज अ मेजरमेंट ऑन अ ग्लोब ऑफ लोकेशन नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर। लैटिट्यूड हर वैसे लाइन को बोलते हैं जिसको मेजरमेंट करते हैं कि वो इक्वेटर से कितना नॉर्थ या कितना साउथ है। अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो इसमें बीच का ये जो सेंटर का लाइन बना हुआ है ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है। और इसी से कोई भी जगह कितना ज्यादा ऊपर में है, मतलब कितना ज्यादा आपका नॉर्थ में है या फिर कितना ज्यादा नीचे है साउथ में है, इसी को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। अब जितने भी लाइंस है वो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल एक नया टर्म आया। आई नो मैथ्स में पहले आप लोगों ने देखा होगा, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं हर एक टर्म के बारे में आपको क्लैरिफाई करूं। अब मैंने यहाँ पे दो लाइन बनाया, एक लाइन ये बनाया, एक ब्लू कलर का लाइन मैंने ये बनाया। फिर मैंने एक लाइन काइंड ऑफ ऐसा बनाया और एक ब्लू कलर का लाइन ऐसा बनाया। अगर ये दोनों पिक्चर को देखें, पिक्चर वन और पिक्चर टू को, तो इसमें जो हमारा पिक्चर वन है वो पैरेलल लाइन नहीं है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। बट पिक्चर टू को देखिए जो नीचे वाला है, ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, इसलिए इनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। आपके जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं ना वो सारे के सारे पैरेलल है, इसीलिए इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब जितना भी लैटिट्यूड्स को देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री जो है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, इसीलिए वो ग्रेट सर्कल है। बाकी जितने भी लैटिट्यूड है वो ग्रेट सर्कल नहीं है क्योंकि वो छोटे होते जा रहे हैं और उनका सेंटर अलग होते जा रहा है। और कोई भी एक ऐसा सर्कल जो कि अर्थ पे बना हुआ हो और उसका सेंटर और रेडियस अर्थ के बराबर ना हो, उसको क्या कहते हैं? स्मॉल ग्रेट सर्कल। स्मॉल सर्कल। ग्रेट सर्कल का नाम नहीं लेना, सिर्फ स्मॉल सर्कल। वेरी गुड, दैट वाज करेक्ट। तो उसको स्मॉल सर्कल कहते हैं। दैट मीन्स सारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो आपके काइंड ऑफ एक स्मॉल सर्कल है।
तीसरा लाइन में देखिए तो ये बताया गया कि लैटिट्यूड का डायरेक्शन या तो 90 डिग्री होता है या तो 270 होता है। चलो कोई भी लैटिट्यूड को पकड़ते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ। अब 30 डिग्री नॉर्थ को अगर ध्यान से देखें तो एक इधर की तरफ जा रहा है कि इधर की तरफ जा रहा है। अगर इधर की तरफ ऐसे जा रहा है तो ईस्ट की तरफ मतलब 90 डिग्री, इधर की तरफ जा रहा है मतलब वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स 270 डिग्री। ये भी चीज हमें समझ में आया। अगला पॉइंट ये लिखा गया है, प्लेसेस सिचुएटेड on the same parallel of latitude are east west direction to each other. That means to say, let let's come over here. थोड़ा सा इधर आता है। अब हम लोग दो प्लेसेस को ले लेते हैं और दोनों प्लेसेस को अज्यूम करते हैं कि दोनों प्लेसेस आपका एक ही पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। आई होप यहाँ पे पिक्चर हो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पिक्चर नहीं है। लेट मी टेक दिस पिक्चर। ऑलराइट। अब हम लोग एक ऐसा स्पेशल कोई भी एक लैटिट्यूड को पकड़ते हैं। लेट्स सपोज इस बार हमने 30 डिग्री साउथ को पकड़ा। मैंने इसको हाईलाइट किया है स्पेशली ताकि अच्छे से ये दिखे, हाईलाइटेड लगे। अब इसमें दो प्लेसेस को लेते हैं, कोई भी दो प्लेस, एक प्लेस यहाँ लिया, एक प्लेस यहाँ लिया। क्या दोनों प्लेस सेम लैटिट्यूड पे है? ऑफ कोर्स 30 डिग्री साउथ पे, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है? तो एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। लेफ्ट कहने का मतलब एक हमारा कहाँ है? वेस्ट में है। और एक हमारा कहाँ है? ईस्ट में है। तो अगर दो जगह एक ही लैटिट्यूड पे हो तो दोनों एक दूसरे से लेफ्ट और राइट में होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से ईस्ट और वेस्ट में होते हैं। इस लाइन का मतलब आपका वो हुआ। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे ये बताया गया कि जितने भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होते हैं वो सारे मेरिडियन को 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं। पिक्चर देखो और यहाँ पे गौर करते हैं। सारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को देखो, अगर ये मेरिडियन को कट कर रहे हैं कहीं भी तो ये 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहे हैं, जहां भी कट करें। ये भी एक आपका प्रॉपर्टी होता है। साथ ही साथ ये बताया गया कि अगर दो प्लेसेस, अगर आपका सेम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे है, लेट्स सपोज एक प्लेस ये है ए और एक प्लेस ये है बी, तो दोनों जगह पे क्या टाइम जो है, कॉमन टाइम जो कि यूटीसी है, वो सेम हो रहा होगा दोनों जगह पे या अलग अलग हो रहा होगा? बताओ। अभी हमने पढ़ा था, क्या हो रहा होगा? अलग अलग सर, यस, डिफरेंट। अभी हमने ये चीज पढ़ा था। तो ये भी इसमें एक लैटिट्यूड में हमारा पॉइंट जो है वो एड अप हो गया। साथ ही साथ सारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को हम लोग रम लाइन कहते हैं। अभी रम लाइन हम लोग ने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने लेटर यहाँ लिखा है क्योंकि वो आने वाला है। तो माइंड में ये भी याद रखना है, जितने भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होते हैं वो आपके रम लाइन होते हैं। अभी रम लाइन जब आएगा तब अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ दो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एक दूसरे से नॉर्थ साउथ होते हैं, अलग अलग। देखो, एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ये ऑरेंज कलर का मैंने अभी यहाँ पे बनाया, और एक और लेट मी ड्रॉ ब्लू कलर। लेट्स सपोज देखिए ये लैटिट्यूड मैंने बनाया, एक 15 डिग्री साउथ वाला। अब दो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, एक है ये आपका पहला 45 डिग्री साउथ और एक ये है हमारा 15 डिग्री साउथ। दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है? तो एक नीचे की ओर है, एक ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर मतलब एक नॉर्थ के तरफ बढ़ रहे हैं तो वो मिल रहा है, और एक साउथ के तरफ बढ़ रहे हैं तो मिल रहा है। दो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो है वो एक दूसरे से नॉर्थ एंड साउथ सेपरेटेड होते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। एग्जाम्पल आपके पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का क्या हो गया? 80 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ, 62 डिग्री नॉर्थ। और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है लैटिट्यूड का, दैट आई एम गोइंग टू शो यू लाइव। ध्यान से देखना यहाँ पे। हमारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को देखो, 10 डिग्री नॉर्थ दिख रहा होगा अभी। ऊपर गए 20 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड द मैक्सिमम वन इज 90 नॉर्थ। सेम हमारा साउथ के लिए भी अगर नीचे आते हैं इक्वेटर के, तो इक्वेटर के नीचे हमें मिला अभी क्या? इक्वेटर के नीचे हमें सबसे पहले मिला 10 डिग्री साउथ, उसके बाद 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री एंड ऑल द वे अप टू आवर 90 डिग्री साउथ तक ये हमें नीचे जाएगा। सेम ये होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू फॉर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आसान है। सेम आते हैं ग्रेटिट्यूल्स में। ग्रेटिट्यूल्स क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा चीज नया नहीं सीखना है। अगर एक ग्लोब पे लैटिट्यूड बना दे, लॉन्गिट्यूड बना दे, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन, इक्वेटर सब बना दे, तो जो नक्शा बनता है ना, नक्शा कहने का मतलब जो मैप बनता है ये सारा नेटवर्क का, उसी को ग्रेटिट्यूल कहते हैं। एज सिंपल एज दैट।
ग्रेटिक्यूल में कुछ एक्स्ट्रा हमें नहीं सीखना होता है। ग्रेटिक्यूल दैट मीन्स एक नेटवर्क जो कि आपका बना है कैसे, नेटवर्क आपका बना है मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन से, इक्वेटर से, सबको बस बना दो, उसको हम लोग मेरिडियन कहेंगे। चलो लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक, विल शार्प रिज्यूम एट 6:30। जस्ट 5 मिनट का ब्रेक है, पानी वानी पी लो, विल बी कनेक्टिंग एट 6:30 ओनली आफ्टर 5 मिनट, सो प्लीज बी बैक, ठीक है। Okay, sir. हेलो, am I Yes, sir. audible properly to everyone? Yes, Yes, sir. sir. All right, my screen is visible ना? Yes, sir. ठीक है। रम लाइन को पढ़ते हैं कि रम लाइन हमारा क्या होता है। अभी तक हम लोग बहुत सारे चीज में देखे कि इक्वेटर भी हमारा एक रम लाइन है, हमारा लैटिट्यूड्स भी रम लाइन है, और मैं बार बार बोल रहा था कि रम लाइन हम लोग बाद में देखेंगे। तो रम लाइन के कॉन्सेप्ट को समझने का टाइम आ गया, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। कोई भी एक ऐसा कर्व लाइन हम लोग बनाते हैं, कर्व कहने का मतलब एक ऐसा लाइन जो कि सीधा ना हो, जो कि मुड़ रहा हो। तो कोई भी एक हम लोग ऐसा कर्व लाइन अगर अर्थ पे बनाएंगे जो कि सारे मेरिडियन को सेम एंगल्स पे कट करे, तो उसको हम लोग रम लाइन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एज दैट इसको रखते हैं कि ये मान लो हमारा काइंड ऑफ ये पूरा हमारा अर्थ बना हुआ है, नॉर्मल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड प्रॉपर ग्रेटिक्यूल है, क्योंकि सब कुछ है। अब इसमें एक नॉर्मल मैंने एक रेगुलर कर्व लाइन कुछ इस तरीके का मैंने बनाया, और ये कर्व लाइन अगर सारे मेरिडियंस को, मतलब यहाँ यहाँ जहां भी कट कर रहा हो, यहाँ यहाँ हर जगह पे, अगर ये मेरिडियन को सेम एंगल पे कट अगर कर रहा है, तो ऐसे लाइन को हम लोग रम लाइन कहते हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट एक पढ़ा था कि हम लोग इक्वेटर को रम लाइन कहते हैं। अब ध्यान से देखते हैं कि इक्वेटर रम लाइन क्यों है। रम लाइन होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? रम लाइन होने के लिए ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि दैट अ लाइन शुड कट ऑल मेरिडियंस एट सेम एंगल, सेम यानी कि इक्वल एंगल पे कट करना चाहिए। इक्वेटर को मैंने अभी बोल दिया कि इक्वेटर एक रम लाइन है। ध्यान से देखो कि इक्वेटर सारे लाइन को सेम एंगल पे कट कर रहा है कि नहीं, सारे मेरिडियन को सेम एंगल पे कट कर रहा है कि नहीं। ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर देखो जहां जहां से पास हो रहा है, ये सारे मेरिडियन को सेम एंगल पे कट कर रहा है, इसीलिए हम लोग इक्वेटर को एक रम लाइन कहते हैं। तो हर चीज जो लिखा हुआ है ना, वो ऐसे ही लिखा हुआ नहीं है, हर चीजों के पीछे एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है। सबको बस समझने की जरूरत है। याद करने से मतलब रटने से फॉर श्योर रट लोगे, लेकिन मतलब पता है ना, तो इन फ्यूचर कभी किसी भी चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सामने वाले को अगर फर्दर इंटरव्यू एंड ऑल कुछ भी होता है, तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन देम विथ प्रॉपर ईज। तो उनको भी लगेगा कि हाँ, नॉलेजेबल इंसान मेरे पास आया है, सो दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प यू। तो memorizing is not the key for a long run. You should have the concept. That is what I'm telling you again and again. पहला लाइन हमारा हो गया। पहला लाइन में एक और चीज लिखा हुआ था, इफ यू विल नोटिस, कि रम लाइन को एक लाइन ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन कहते हैं। मतलब वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वो कांस्टेंट जाता है। एग्जांपल के तौर पे इक्वेटर को देख ले, इक्वेटर कांस्टेंट जा रहा है। अगर इधर ऐसे जा रहा है, इधर इतना इंक्लाइन है, तो ये ऐसे ही बढ़ रहा है। और अगर इधर ऐसे जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो वो भी ऐसे जा रहा है। इसीलिए इट्स अ काइंड ऑफ अ लाइन ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन। रमलाइन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, रमलाइन हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी रमलाइन हो सकता है। सवाल ये है कि वो सारे मेरिडियन को सेम एंगल पे कट करे, तो उसको हम लोग रम लाइन कह सकते हैं। आगे के रम लाइन के पॉइंट्स को अगर देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो क्या क्या लिखा गया है कि अगर आपका रम लाइन जिसका डायरेक्शन 90 डिग्री और 270 डिग्री है, एक ऐसा रम लाइन जिसका एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड या फिर इक्वेटर। चलो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और इक्वेटर को देखते हैं। तो अगर हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को देखें और इक्वेटर को देखें, सबका डायरेक्शन अगर हम लोग देखें, या तो ईस्ट की तरफ जाता है या तो वेस्ट की तरफ जाता है, सब कोई या तो ईस्ट की तरफ या तो वेस्ट की तरफ। इसीलिए इसको कहते हैं कि आपके जितने भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, इक्वेटर है, उसको रमलाइन भी कहेंगे, क्योंकि वो सारे मेरिडियन को सेम एंगल पे काट रहे हैं। प्लस उनका डायरेक्शन या तो 090 डिग्री या तो 270 डिग्री होता है आपका। ठीक है।
एक ये वाला पॉइंट छूट गया जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आ सकते हैं। थ्योरेटिकल मतलब जो कि वर्ड वाले होते हैं, जिसमें आपको समझ के बनाना रहता है। सबसे पहले ये बताया गया कि ऐसे रमलाइन विच कट द मेरिडियंस एट ऑब्लिक एंगल, मतलब जितने भी रमलाइन हैं जो कि ऑब्लिक एंगल पे कट कर रहे होंगे मेरिडियंस को। ऑब्लिक कहने का मतलब जो कि 90 डिग्री से कम हो। यहाँ पे जितना भी रम लाइन था ये सब 90 डिग्री पे कट कर रहा था, हमारा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पे कट कर रहा था। लेकिन जरूरी नहीं कि यही रम लाइन हो। मैंने बताया ना कि रम लाइन आपका नॉर्मल रेगुलर कर्व लाइन हो सकता है, जो कि सारे मेरिडियन को सेम एंगल पे कट करे। लेट्स सपोज यहाँ पे 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री के एंगल पे कट कर रहा है। कोई भी एक ऐसा एंगल जो कि 30 डिग्री से कम पे कट करे उसको ऑब्लिक एंगल कहते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया, रम लाइन विच कट द मेरिडियंस एट ऑब्लिक एंगल, एंगल विच इज नॉट 90 डिग्री, वैसे कर्व को हम लोग लॉक्सोड्रोमिक कर्व कहते हैं। एक नाम बस दे दिया गया है, लॉक्सोड्रोमिक कर्व। और लॉक्सोड्रोमिक कर्व का फोटो यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो। एंगल भी बनाया गया है, एंगल देख रहे हो 90 डिग्री से कम है। और ये बाद में जाके अल्टीमेटली ये पोल्स में मिल जाता है। इसीलिए इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि विच स्पाइरल टुवर्ड्स द पोल्स। तो बस कुछ कुछ नए वर्ड्स दिए गए हैं जिसको याद रखना है, एक लॉक्सोड्रोमिक कर्व, एक ऑब्लिक एंगल, और ये स्पाइरल होके पोल्स पे चला जाता है। नथिंग एट ऑल। फिर आगे देखते हैं, ओनली वन रम लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस। जिस तरीके से अर्थ पे अगर 2 पॉइंट लेते थे और सिर्फ एक ग्रेट सर्कल बनता था, उसी तरीके से उन 2 पॉइंट्स पे सिर्फ एक रम लाइन भी बन पाएगा, उससे ज्यादा नहीं बन पाएगा। ऑलराइट, रम लाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेट सर्कल डिस्टेंस, बट इन केस ऑफ मेरिडियन एंड इक्वेटर द डिस्टेंस ऑफ ग्रेट सर्कल एंड रम लाइन इज सेम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है जिसको हम स्पेशली बताना चाहेंगे। देखो, अगर याद हो तो हम थोड़ी देर पहले ये बताए थे, अगर दो चीजों के बीच के पॉइंट्स को प्लॉट करते हो, लेट्स सपोज, अभी इस पे उतना कंसंट्रेट मत करना, बस जितना बता रहे हैं उतना ध्यान देना। लेट्स सपोज हमारा एक प्लेस ए है, ए का कोऑर्डिनेट्स लिखा गया है 20 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री ईस्ट, और उसी का कोऑर्डिनेट बी लिखा गया है हमारा, लेट्स सपोज ये दिया गया है हमें 20 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री ईस्ट। इन दोनों को हम प्लॉट करते हैं। हम प्लॉट करना भी सिखाएंगे, डोंट वरी, बहुत आसान है, वो भी सिखाएंगे। तो एक 20 डिग्री नॉर्थ बना लेते हैं जो कि दोनों में कॉमन है, 20 डिग्री नॉर्थ ये बना लिया। और उसके बाद दो मेरिडियन बना लेते हैं, एक है लेफ्ट वाला 40 डिग्री ईस्ट, ये बनाया मैंने 40 डिग्री ईस्ट, और ये बनाया मैंने 60 डिग्री ईस्ट। ये सिंपल मैंने बनाया ऐसे। कैसे बनाते हैं, क्यों स्ट्रेट लाइन बनाया, सब आने वाला है, डोंट वरी। तो ये जो बीच का पॉइंट है, ये पॉइंट को कहेंगे, 20 डिग्री नॉर्थ वाला भी है और ये 40 डिग्री ईस्ट वाला है, तो ये पॉइंट हमारा ए हो गया। और ये वाला जो आपका पॉइंट है दैट इज 20 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री ईस्ट, मतलब ये पॉइंट बी हो गया। और क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फेयर में है तो नदर्न पोल ऊपर होगा। और ग्रेट सर्कल के बारे में मैंने बताया था कि ये कॉन्वेक्स टू द नियरर पोल होता है, मतलब ग्रेट सर्कल का लाइन कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। तो ये जो रेड वाला लाइन है दैट इज ग्रेट सर्कल। मैंने ये भी बताया था, ग्रेट सर्कल का एक खासियत होता है कि अगर दो जगह के बीच में आपको जाना है ए से बी, तो नजदीक वाला जो रास्ता है वो ग्रेट सर्कल है। मतलब अगर ए से बी जाना है तो हमारा प्लेन कुछ इस तरीके से खड़ा रहेगा और वो फ्लाई करके समवेयर लाइक दिस जाएगा। ऑफ कोर्स मैंने जिगजैग बनाया, वैसा होगा नहीं, वो कुछ अपना ट्रैक को प्रॉपर फॉलो करेगा, लेकिन ये रास्ते को फॉलो करेगा क्योंकि ये रास्ता छोटा है। अगर हमारा प्लेन ऐसे जाता है, मतलब ये 20 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड को फॉलो करते हुए जाता है, तो ये रास्ता काइंड ऑफ हमारा बहुत लंबा पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता रमलाइन का है। रमलाइन आपका नॉर्मल क्या होता है, रमलाइन एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी होता है। मैंने बताया था ना कि रमलाइन को आप इक्वेटर भी कह सकते हो, रमलाइन को हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहने का मतलब 20 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ, ये सब तो लैटिट्यूड के ही पैरेलल्स है। तो ये सब आपका पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हो गया। अभी हम लोग अगर ए और बी देखें तो ग्रेट सर्कल ऊपर से बना, नीचे से बना हमारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। कौन सा रास्ता लेंगे, ग्रेट सर्कल वाला रास्ता लेंगे या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड वाला? आंसर इज सिंपल,
यू हैव टू टेक ग्रेट सर्कल वाला रास्ता, क्योंकि वो जो है आपको शॉर्टेस्ट पे देता है। यही अभी हम पिक्चर बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश किए हैं। तो इट इज सेड दैट कि रम लाइन जो होता है वो हमेशा आपका, रम लाइन से अगर ट्रैवल करोगे तो उसकी दूरी हमेशा ग्रेट सर्कल के डिस्टेंस से ज्यादा होती है हमेशा। ठीक है, ऑल राइट, आगे आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो इस पिक्चर को। ये पिक्चर को ध्यान, ये हाँ, ये पिक्चर को ध्यान से देखो, इधर वाला, जिसको हम अलग से बता रहे हैं। कभी भी पढ़ाई कर रहे होगे ना तो बहुत बेसिक है कि आपको दो प्लेस को प्लॉट करने के लिए आएगा। जैसे प्लेस ए के बारे में लिखा गया है कि प्लेस ए जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री वेस्ट है, और प्लेस बी जो है वो आपका 20 डिग्री नॉर्थ है एंड 60 डिग्री वेस्ट है। ये हम प्लेस ए का जो लिख रहे हैं और बी का लिख रहे हैं, इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? देखो, कोई भी जगह No, कहाँ sir. पे है। यस, बोलो। No, sir. ऑलराइट, देखो कोई भी जगह कहाँ पे है ना उसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, उसका लोकेशन कहाँ है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और कोऑर्डिनेट्स किसी भी जगह का हमेशा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों में दिया रहता है। उससे उस जगह का पिन पॉइंट पोजीशन पता चलता है। और उसको प्लॉट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका ऑन अर्थ, जिसको हम लोग कॉन्फॉर्मल भी कहते हैं, ये बहुत बेसिक है। When you will meet lots of aviation guys, trust me, बहुत सारे, मैं सबको तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों से मिलोगे तो बहुत सारे लोगों को इनका कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ नहीं पता होता है। काइंड ऑफ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको ध्यान से पढ़ो। कोई भी जगह को प्लॉट करने का दो ही तरीका होता है। या तो, तरीके और भी हैं, हमें दो पढ़ने हैं। या तो कन्फर्मल तरीका होता है जो कि अर्थ पे है, और या तो मर्केटर चार्ट पे है। सब जैसे जैसे आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे सब कुछ और इजी होते जाएगा। तो देखो, कन्फर्मल और मर्केटर चार्ट में क्या अंतर है। कन्फर्मल और मर्केटर चार्ट को हम बहुत अच्छे से बताते हैं क्या अंतर है, देखो यहाँ ध्यान से। ऑलराइट, यहाँ पे देखो। अब बेसिकली क्या है कि हमारा एक अर्थ जो है वो ग्लोब है। ग्लोब कहने का मतलब एक तरह का स्फीयर की तरह है, जिसको अगर चार्ट पे बनाए तो चार्ट पे बनाने का तरीका अलग अलग होता है। एक इंसान ने कुछ इस तरह का चार्ट बनाया, उस साइंटिस्ट का नाम था मर्केटर। जिसने चार्ट बनाया है तो वो अपने चार्ट का नाम रखा मर्केटर। एक और फर्दर फिर फ्यूचर में इंसान आया जो कि कुछ इस तरह का चार्ट बनाया, जिसको लैम्बर्ट चार्ट कहते हैं या फिर कॉन्फॉर्मल भी कह लो। अब ये सवाल का भी कुछ प्रोज है। प्रोज मतलब प्रॉफिट, कुछ कॉन्स है, जो कि आगे चार्ट्स जब पढ़ोगे तो सबके बारे में इन डिटेल पढ़ोगे। उसी तरीके से इस चार्ट का भी कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। दोनों चार्ट में अंतर बस इतना है कि रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। सो मर्केटर चार्ट और कन्फर्मल चार्ट दो अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम दिखाते हैं, देखो। मान लो दोनों में डिफरेंस समझने के लिए देखो, इसमें जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो लॉन्गिट्यूड सारे के सारे सीधे सीधे लाइन है। अगर ये 10 डिग्री ईस्ट है तो उसके बगल वाला 10 डिग्री ये वेस्ट होगा, सब सीधे सीधे लाइन बने हुए हैं। अगर ध्यान से देखो, हम फिर से जूम करके दिखाते हैं, ये देखो। और लैटिट्यूड सारे सीधे सीधे लेकिन पैरेलल इस तरीके से लाइंस बने हुए हैं, मतलब एकदम स्क्वायर के शेप में। बट अगर हम लोग कॉन्फॉर्मल चार्ट को देखें तो इसमें हमारे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो एकदम सीधे सीधे नहीं है, वो इंक्लाइन है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, इस तरीके से इंक्लाइन होते हैं। दोनों चार्ट अलग अलग है। तो दोनों प्लेस को, अगर आपका प्लेस ए आता है, प्लेस बी आता है, दोनों को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इस चार्ट से कर सकते हैं, एक इस चार्ट से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ध्यान से समझना, कभी भी डाउट हो, डोंट माइंड आस्किंग मी अगेन एंड अगेन, डोंट वरी। अब चलो, एक चीज को अभी हम दिखा रहे होंगे, ध्यान से देखना। जस्ट अ सेकेंड।
ऑलराइट, अब ध्यान से देखो, अभी कंसंट्रेट करना है किस पे? तो कंसंट्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड्स पे, और किसी पे नहीं कंसंट्रेट करना है। देखोगे तो लॉन्गिट्यूड जो इस पे है, वो ऊपर जाके कहाँ पे मिल रहा है? नॉर्थ पोल में मिल रहा है, और सारे इंक्लाइन है। आपका जो कॉन्फॉर्मल चार्ट्स है वो काइंड ऑफ ऐसा ही होता है, अर्थ की तरफ। तो इसमें जितने भी हमारे लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे ना, वो नॉर्थ पोल की तरफ झुके रहेंगे। जैसे एक लॉन्गिट्यूड मैंने 10 डिग्री वेस्ट बनाया और इधर 10 डिग्री ईस्ट बनाया, तो आपके लेफ्ट वाले लॉन्गिट्यूड्स इस तरीके से इंक्लाइन रहेंगे और राइट वाले ऐसे इंक्लाइन रहेंगे, सिंपल। लेकिन यही अगर हमको मर्केटर बनाना है, तो मर्केटर में जो हमारा लाइन होगा वो सिंपल सीधा सीधा होगा और कुछ नहीं। अगर जैसे सपोज हमें सदर्न हेमिस्फेयर में दो मेरिडियन बनाना है, तो साउथ नीचे लिखेंगे, लेफ्ट वाले मेरिडियन को इस तरीके से इंक्लाइन रखेंगे और राइट वाले को ऐसे रखेंगे, और कुछ नहीं, सिंपल इतना ही इसमें समझना है। अभी तक किसी को किसी में डाउट है तो बताओ, हम फिर से रिपीट करते हैं। देखो, कोई भी प्लेस को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, या तो अर्थ पे जिसको कॉन्फॉर्मल भी कहते हैं, या तो मर्केटर चार्ट पे। नॉर्थ पोल अगर ऊपर बना रहे हो तो दो मेरिडियन को इस तरीके से इंक्लाइन करके बनाओगे, लेफ्ट और राइट को, अगर अर्थ पे बना रहे हो। और मर्केटर चार्ट पे बना रहे हो तो सीधा सीधा। दोनों चार्ट्स में डिफरेंस क्या है? बात आगे चलोगे तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी थोड़ा सा बता देते ताकि आसान हो जाए। जैसे अगर कन्फर्मल चार्ट्स पे दो प्लेस को बना रहे हैं, तो मेरिडियंस जो बनाओगे, जो कि ऊपर पिक्चर में दिख रहा है, मेरिडियन स्ट्रेट है या इंक्लाइन है, बताओ। इंक्लाइन। यस, करेक्ट। सो मेरिडियंस आर इंक्लाइन टूवर्ड्स पोल। नॉर्थ ऊपर तो नॉर्थ के तरफ इंक्लाइन, साउथ रहता तो साउथ के तरफ इंक्लाइन। कुछ इस तरीके से हमारा इंक्लाइन रहता। सो दिस वाज अबाउट योर कन्फर्मल। मर्केटर में बनाओगे तो इसमें हमारा जो है स्ट्रेट लाइन होता है मेरिडियन। नोट्स जैसे भी लगे अपने हिसाब से बेस्ट बनाना अच्छा रहेगा। स्ट्रेट लाइन के मेरिडियन होते हैं। साथ ही साथ मर्केटर में कभी भी ग्रेट सर्कल, अगर सॉरी कन्फर्मल में कभी भी ग्रेट सर्कल बनाते हैं, ग्रेट सर्कल सीधा है या कर्व है? आर स्ट्रेट लाइन, याद रखना। कन्फर्मल में हमेशा ग्रेट सर्कल जो है वो एक हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन यही मर्केटर का अगर हम लोग बात करें तो इसमें ग्रेट सर्कल जो है आर कर्व, कॉन्वेक्स, टू नियर पोल। ये जो दोनों में हम ग्रेट सर्कल के बारे में लिखे, इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है। अब ग्रेट सर्कल का बात हो गया, अब रम लाइन का बात करते हैं। अगर इसमें रम लाइन का बात करें और इसमें रम लाइन का बात करें तो कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना अगर हिस्सा समझ गए ना तो ट्रस्ट मी, प्लॉटिंग करना आधा आ गया। आधा मतलब 90% आ गया, आधा भी नहीं कहेंगे। जो हमारा मर्केटर चार्ट होता है उसमें रम लाइन जो होता है हमेशा हमारा स्ट्रेट होता है, याद रखना। कभी भी अगर हम बोलेंगे कि रम लाइन बनाओ हमारा मर्केटर चार्ट में, तो रम लाइन को कुछ इस तरीके से सीधा ऐसे बनाओगे, या तो ऐसे सीधा बनाओगे, या तो ऐसे सीधा बनाओगे, या तो ऐसे सीधा बनाओगे, लेकिन कर्व कभी नहीं बनाओगे। यही अगर हम बोले कि रम लाइन को कॉन्फॉर्मल चार्ट में बनाओ, तो रम लाइन जो होता है हमेशा कर्व होता है, और ये जो कर्व है इस बार कॉन्वेक्स नहीं होगा, ये होगा हमारा कर्व कॉनकेव। मतलब आपका जस्ट उल्टा। रम लाइन आपका नदर्न हेमिस्फेयर में इस तरीके से नीचे से जाएगा, ये नदर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न हेमिस्फेयर रहता तो ठीक ऊपर से जाता, कुछ ऐसा। ये अंतर समझ में आया सबको? वीडियो देखना वापस पूरे से अच्छे से, और इस पार्ट का जो स्पेशली मैंने यहाँ लिखाया है, इसका नोट्स बना लेना। देखो, थोड़ा सा गलती हुआ है बुक्स से भी, कि बुक्स में ऑथर ने पहले ही अर्थ के चैप्टर में चार्ट्स को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बच्चे का जो देखा दिखाया मेथड होता है, रटा हुआ मेथड होता है, उसी से वो करते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता हो कि कौन सा चीज कैसे होता है, तो पढ़ाई और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए इसको नोट्स में अच्छे से लिखना। क्या क्या चीज? किसी भी पॉइंट को दो तरीके से प्लॉट किया जा सकता है, या तो कन्फर्मल मेथड से या तो मर्केटर मेथड से। कन्फर्मल मेथड्स में अगर प्लॉट करें तो मेरिडियंस मतलब लॉन्गिट्यूड्स इंक्लाइन होंगे पोल के तरफ, लेकिन मर्केटर में स्ट्रेट होंगे। ग्रेट सर्कल हमारा कन्फर्मल में स्ट्रेट लाइन होता है, हमारा मर्केटर में कर्व कन्वेक्स टू नियर पोल होता है।
रम लाइन का बात करें तो कन्फर्मल में आपका कर्व कनकेव होता है, बट मर्केटर में आपका स्ट्रेट होता है। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक अच्छे से? यस सर। चलो वेरी गुड। यस सर। डोंट डोंट वरी, क्लास के बस हम लोग एंड पे आ रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा भी स्ट्रेस नहीं करेंगे क्योंकि एक दिन में बहुत ज्यादा है, बट एंड पे आ रहे हैं। चलो, अब यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था ना रम लाइन के बारे में, जो मैंने इतना चार्ट्स के बारे में समझाया, ये समझाने के पीछे मेरा मोटो क्या है, ताकि ये वाला जो लाइन है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। रम लाइंस इज कनकेव टुवर्ड्स नियर पोल। रम लाइन जो है हमारा कनकेव टुवर्ड्स नियर पोल है। ये पढ़ो मैंने यहाँ क्या लिखा है, कनकेव टुवर्ड्स नियर पोल, ये नॉर्थ पोल है। कनकेव मतलब नीचे से रम लाइन बनेगा। ये ये वाला जो हिस्सा होता है इसी को तो कनकेव कहते हैं, और ये पोल के तरफ है जो मैंने लिखाया। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये चीज कैसे होता है। सो रम लाइन को हमेशा कहते हैं कि दीज आर कर्व कनकेव टू द नियर पोल, और मर्केटर पे रम लाइन जो है स्ट्रेट लाइन होता है। हम लोग अपना नोट्स को देखते हैं, क्या मर्केटर पे रम लाइन स्ट्रेट मैंने लिखा है? देन द आंसर इज यस। तो ये दोनों पॉइंट अब समझ में आ रहा होगा कि कितना आसानी से समझ में आ रहा है, rather than कि हम लोग इस सब लाइंस को रट रहे हैं। ऑल राइट, आगे देखते हैं। All meridians and parallel of latitudes and equator are rhumb line because they have constant direction. Normally, flight of less than 1000 nautical mile fly rhumb line track. Flight for longer distance follow great circle track. ये जो पॉइंट है इसका आधा हिस्सा मैंने पहले ही समझा दिया है, लेकिन आधा हिस्सा समझना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जो एक इंसान नेविगेट करता है, नॉर्मल जब एक पायलट फ्लाई करता है तो वो ग्रेट सर्कल ट्रैक को फॉलो करता है। लेकिन अगर दो प्लेस, लेट्स सपोज मैं अर्थ का बात करूं, ये मैप को देखो, दो प्लेस एक दूसरे से काफी नजदीक है। एक मान लो यहाँ पे है जहां मेरा अभी कर्सर है, और एक यहाँ पे है। अगर दो प्लेस एक दूसरे से काफी नजदीक है तो यहाँ पे ये लॉ वैलिड नहीं होता। कौन सा लॉ? हम लोग क्या करते हैं फ्लाइंग के लिए, ग्रेट सर्कल के रास्ते को फॉलो करते हैं क्योंकि वो नजदीक की दूरी देती है। लेकिन ये तभी वैलिड है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, जो एक दूसरे से दोनों जगह लगभग आपका 1000 नॉटिकल माइल से ज्यादा दूर है। अगर आप नजदीक में फ्लाइंग कर रहे हो तो ग्रेट सर्कल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप रम लाइन का रास्ता फॉलो करो, वो आपको नजदीक का रास्ता देगा। रम लाइन का रास्ता मतलब क्या? एक सीधा रास्ता, जो कि मैंने पहले बताया। तो 1000 नॉटिकल माइल से कम हो तो आपको रम लाइन फॉलो करना है, लेकिन लॉन्गर डिस्टेंस है तो उसमें ग्रेट सर्कल है। अभी एक वर्ड सुनाई दे रहा होगा नया, पहली बार, नॉटिकल माइल। आई नो बहुत किसी ने पहली बार भी सुना, मतलब पहले भी सुना होगा, बट स्टिल नॉटिकल माइल को समझो कि नॉटिकल माइल हमारा क्या होता है। एविएशन में जनरली इसी यूनिट को यूज करता हुआ देख रहे होगे जब भी कुछ चीज पढ़ रहे होगे, नॉटिकल माइल। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर में होता है, 1 फीट में आपका 30.48 सेंटीमीटर होता है। नेविगेशन में हर तरह का कन्वर्जन यूनिट करना है हमें। सब चीज काफी आसान है, याद हो जाएगा, हर स्टूडेंट से याद होता है, डोंट वरी। और बाकी के लिए हमारे पास कैलकुलेटर है सॉल्व करने के लिए। बट नॉटिकल माइल के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो एक नॉटिकल माइल होता है, that is equal to 1.852 किलोमीटर्स। ये वैल्यू थ्रू आउट योर लाइफ नहीं भूलना है, सिंस यू वांट टू बिकम अ पायलट। ये नॉटिकल माइल सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है आपके करियर का, तो ये सब चीज बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बहुत सिंपल चीज है, हर जगह नॉटिकल माइल यूज होता हुआ देखोगे। 1 nautical mile is equal to how much? Then 1 nautical mile is equal to 1.852 किलोमीटर्स। ये याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं। यहाँ पे ये बोला गया कि रम लाइन जो है वो हमेशा स्पाइरल हो जाता है पोल्स के तरफ। देखो रम लाइन जो है वो स्पाइरल होके पोल पे चला जाता है, अनलेस इट्स डायरेक्शन इज ट्रू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। रम लाइन जितने भी होंगे ना वो कर्व होके पोल के तरफ जाएंगे। लेकिन अगर एक ऐसा रम लाइन जिसका डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट के तरफ है, वो कभी पोल के तरफ नहीं जाता है। जो कि हम लोग देखे थे इक्वेटर का केस, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का केस, वो सब भी हमारा रम लाइन है, लेकिन वो सब काइंड ऑफ पोल में नहीं जाता है। इसीलिए इसीलिए रम लाइन का कुछ कुछ अलग नाम रखा गया है, इक्वी एंगुलर स्पाइरल, क्योंकि एक स्पाइरल लाइन है, सबको इक्वल एंगल में कट करता है, तो इक्वी एंगुलर स्पाइरल। लॉक्सोड्रोम, लॉक्सोड्रोमिक कर्व और मर्केटर, ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं, बस एक टर्म है, बस याद कर लो इसमें कि सिमिलर एंगल पे काटता है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बना हुआ, अभी तक मैंने जितना बताया ना सबका यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। चलो, ये पिक्चर में ग्रेट लाइन सीधा है, रम लाइन नीचे से गया है। ये कॉन्फॉर्मल चार्ट है या मर्केटर चार्ट है? पहला वाला
कॉन्फॉर्मल। यस, तो पहला वाला नदन हेमिस्फेयर का कॉन्फॉर्मल, दूसरा वाला सदर्न हेमिस्फेयर का कॉन्फॉर्मल, और तीसरा वाला मर्केटर चार्ट है जिसमें आपका ग्रेट सर्कल कर्व बनेगा, रम लाइन ऊपर नीचे से जाएगा। अब एक पिक्चर पे हम कंसंट्रेट करवाना चाहेंगे, बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी 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 सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट ट्रस्ट मी इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। कभी नहीं भूलोगे, एक बार हम ये वाला चीज अभी अगर बता दिए तो। देखो, इस पिक्चर को दो अलग अलग केसेस समझ के हम लोग पढ़ेंगे। एक ऊपर में जो हाफ बना हुआ है उसको अलग, और नीचे में जो हाफ बना हुआ है उसको अलग। नॉर्थ हेमिस्फेयर का पहले पार्ट पढ़ते हैं जो कि ऊपर में बना हुआ है, तो ऊपर वाले हाफ को कंसिडर करना। एक है हमारा प्लेस, इधर वाला पॉइंट जो कि है प्लेस ए, बुक में नहीं बना हुआ है, मैं बना के बता रहा हूँ। एक है इधर हमारा पॉइंट प्लेस बी, और अभी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं मर्केटर चार्ट को, क्योंकि मर्केटर में रमलाइन स्ट्रेट होते हैं, तो ये मर्केटर का दिया हुआ है। अगर मर्केटर के चार्ट के हिसाब से हम लोग अगर फ्लाइंग करते हैं जो कि जनरली होता है, तो ग्रेट सर्कल हमेशा ऊपर से बनेगा और रम लाइन ऐसे बनेगा। तो मान लो हमारा एक एयरक्राफ्ट है, लेट्स टेक एन एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, एक एयरक्राफ्ट ड्रॉ करते हैं जो कि ए से बी के तरफ जा रहा है। ये मैंने एक एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनाया, ए से बी की तरफ जा रहा है, मतलब वो फ्लाई ऐसा ऐसा करते हुए ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो स्टार्टिंग में एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है? डोंट यू थिंक ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लगभग 30 डिग्री की तरफ पॉइंट कर रहा है? कर रहा है ना? तो ये अपने जर्नी की स्टार्टिंग में इसका हेडिंग जो है वो 30 डिग्री है, जो कि यहाँ लिखा गया है। जब ये जर्नी के बीच में रहेगा, तो इसका जो एयरक्राफ्ट का जो नोज का जो डायरेक्शन रहेगा, जिधर की तरफ ये देख रहा है, मतलब हेडिंग, उस समय इसका बीच में हेडिंग रहेगा 90 डिग्री। और जैसे ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, इसका हेडिंग लगभग 150 डिग्री रहेगा। मतलब अगर आप नदर्न हेमिस्फेयर में हो और आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, नदर्न हेमिस्फेयर में हो और आप लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आपका हेडिंग का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? 30 था, 90 हुआ, 150 हुआ, तो इसको बढ़ना कहेंगे या घटना कहेंगे? बताओ। बढ़ना। Yes. So whenever you are in the northern hemisphere and you are following the great circle track and you are going from left to right, your heading will increase. Similarly, अगर right से left आए तो ठीक उसका उल्टा होगा। इसको हम लोग कहेंगे कि हमारा हेडिंग जो है वो रिड्यूस हुआ है, क्योंकि पहले 150 रहेगा, फिर 90 रहेगा और फिर 30 रहेगा। ये सबको समझ में आया है? किसी को डाउट है? Alright. आ ये गया न- सर। ठीक है। तो ये नदर्न हेमिस्फेयर का केस हुआ, लेकिन अगर नॉर्मली अगर कोई एक एयरक्राफ्ट है जो कि रम लाइन ट्रैक को फॉलो कर रहा है, कुछ इस तरीके से है, तो एक तरफ से अगर वो जाएगा तो उसका हेडिंग हमारा 90 डिग्री होगा, एंड सेम गोज फॉर द योर रिटर्निंग, रिटर्न की तरफ आएगा तो ये 270 होगा, एज सिंपल एज दैट। और सदर्न हेमिस्फेयर में अगर हम लोग बात करें, तो सदर्न हेमिस्फेयर को भी एक बार फिर से समझते हैं। लेट्स टेक टू प्लेसेस। एक प्लेस हमारा ये रहा, दैट इज ए, और एक प्लेस हमारा ये रहा, दैट इज बी। अब ये हम बना रहे हैं, अगर मान लो आप सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट से राइट जा रहे हो, ग्रेट सर्कल को फॉलो करते हो, तो आपका एयरक्राफ्ट कुछ ऐसा रहेगा। तो स्टार्टिंग में इसका हेडिंग कितना है? 150। बीच के जर्नी में आया 90 डिग्री, जब डेस्टिनेशन पे पहुंचा उस समय हेडिंग 30 डिग्री। हेडिंग कहने का मतलब वेयर योर एयरक्राफ्ट नोज इज पॉइंटिंग। सो whenever you are in southern hemisphere and you are going from left to right following the great circle track, आपका हेडिंग जो है वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रहा है। 150 से 90 हुआ, 90 से 30 हुआ, यही इसके समझाने का मतलब है। आई होप ये पिक्चर सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, और राइट से लेफ्ट जब आएंगे तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। किसी को डाउट है? यू कैन रेज योर हैंड, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। ऑलराइट, वेरी गुड। यही सेम चीज के बारे में आपका सब कुछ लिखा गया है ग्रेट सर्कल के डायरेक्शन में। ये आई विल गिव यू होमवर्क अभी ओरली, बाद बाकी कुछ कुछ जो प्लॉट्स करने वाला पिक्चर है वो क्वेश्चन हम ग्रुप में डाल देंगे, वो प्लॉट करके आना है। ये पूरा पॉइंट जो यहाँ पे लिखना है,
जो मैंने अभी समझाया है उसी चीज के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे डी का मतलब डिक्रीज, आई का मतलब इंक्रीज, किस तरीके से लिखा हुआ है ये सब पढ़ोगे समझ में आएगा। सो दिस इज योर टास्क, ताकि इसको पढ़ के आओ, जस्ट बिकॉज ये आपका रिविजन हो पाए। तो इसको कोशिश करना है करके आने का। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू प्लेसेस है, जो मैंने बताया कि अर्थ यानी कि कॉन्फॉर्मल पे कैसे करते हैं, मर्केटर पे कैसे करते हैं, उसका भी एग्जाम्पल में डाला हुआ है। तो टिल हमारा फर्स्ट क्लास आज के लिए ग्रेट सर्कल डायरेक्शन तक रहेगा। कल हम लोग डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड के साथ करेंगे। तो मेक श्योर सबसे पहला चीज ये, वीडियो देखो पूरा वापस से, लगे ये पीडीएफ आई विल बी शेयरिंग यू विथ, उसके हिसाब से मेक योर बेस्ट पॉसिबल नोट्स। कोई भी किसी का नोट्स, किसी का बुक बेस्ट नहीं होता, जो कि जब तक हमने उसको ना बनाया हो। तो हमारा बनाया हुआ नोट्स जो कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कुछ अपने हिसाब से बनाया हुआ जो हमारा फॉर्मूलाज होता है, वही बेस्ट होता है। तो कोशिश करना है कि नोट्स बनाना है, वीडियो का यूटिलाइज करो अच्छे से, बुक है, मटेरियल है, क्वेश्चन जो देंगे वो हर दिन सॉल्व हो जाना चाहिए। डोंट वरी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं देने वाले। तो इसीलिए टाइम टू टाइम क्वेश्चन को करते रहना, क्योंकि नेविगेशन वास्ट है। पहले का चीज जब छूटते चला जाएगा तो बाद में क्या होगा कि चीजें एक साथ में बहुत बल्कड अप हो जाएगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी करने के लिए, जो कि करना पॉसिबल नहीं है। सो ट्रैक पे अगर बने रहना है तो मेक श्योर कि उस ट्रैक को फॉलो करते रहे। आज जो क्वेश्चन दे रहे हैं, जो चीज बोले पढ़ने के लिए, उसको पढ़ के आओ। ये हमारा वीक 1 का स्केड्यूल है, जिसमें हम लोग टोटल 2 चैप्टर्स को खत्म कर रहे होंगे। ये स्केड्यूल भी आई विल बी शेयरिंग यू ऑन द ग्रुप। इसको भी देखना, समझ में आएगा कि हर दिन का क्लास किस तरीके से चलने वाला है। टोटल 6 days अ वीक होगा, और 7 days दैट इज संडे, दैट इज गोइंग टू बी वीक ऑफ। सो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट्स कुछ भी आता है किसी टॉपिक पे, ग्रुप में डू ड्रॉप योर टेक्स्ट, डू ड्रॉप द फोटो, वट एवर यू फाइंड इन द बुक, जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, डाउट्स लग रहा है, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। ठीक है।